जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 86 पार्ट बी का आगाज़ करते हैं। इस पार्ट में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पेस्टल एनालिसिस के जो लास्ट 3 एलिमेंट्स हैं TEL टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल यानी इन्वायरमेंटल और लीगल फैक्टर्स की थ्योरेटिकल डिस्कशन। ठीक है भाई, केस स्टडी तो हम पढ़ चुके हैं, तो ये चैप्टर 1 और 2 थ्योरेटिकल डिस्कशन क्यों कर रहे हैं हम? एक हाँ एमसीक्यूज के लिए, और दूसरा मे भी कोई रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन अटैच कर ले। चैप्टर 1 के कंसेप्ट में से आपको कोई ऐसा कंसेप्ट लगा जो बड़ा मुश्किल हो? हाँ, कुछ जगहों पे शायद सिर्फ याद करने वाला हो, जैसे वो बिजनेस इन्फ्लुएंस वाली बात थी, वो फैक्टर्स वाले। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन नहीं रटा नहीं, कुछ कंसेप्ट भी है, जैसे जो इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट होगा बिजनेस पे, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, ये इस तरह की चीज़ें कंसेप्चुअल भी है। कंसेप्चुअल ऐसा नहीं है कि सारा रटाइए कंसेप्ट तो, लेकिन क्वेश्चन इसमें से रिप्रोडक्शन वाला एक्सपेक्टेड है, ये मैं बता रहा था। और इनडायरेक्टली किसी न किसी हद तक ये पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी में भी इंफॉर्मेशन यूज हो सकती है। ठीक है, जैसे उसने डेमोग्राफी की बात की तो हमने देखा, या उसने अभी हम टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट की बात करेंगे जब हम, तो आप देखेंगे कि पेस्टल एनालिसिस में भी टेक्नोलॉजी की एग्जाम्पल यूज किया करता था। वो एग्जाम्पल यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करें। चैप्टर 2 है हमारा। चैप्टर 2 में क्या सीखने जा रहे हैं? पेस्टल एनालिसिस का पार्ट 2 है। इसका टाइटल ही क्या है? पेस्टल एनालिसिस का पार्ट 2। इसमें कौन कौन से 3 फैक्टर डिस्कस करने हैं? टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स। अगर आप देखें तो चैप्टर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे ज्यादा डिस्कशन उसने टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की है, फिर उसके बाद इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट और लीगल। ठीक है, एनवायरनमेंट का वर्ड जेनेरिक फॉर्म में उसने यूज किया है, यानी लीगल एनवायरनमेंट की बजाय समझ के लिए लीगल फैक्टर्स है। टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या है बिजनेस पे? क्या टेक्नोलॉजी बिजनेस को इफेक्ट करती है? सवाल यह है, करती है टेक्नोलॉजी को, चाहे बिजनेस इफेक्ट होता है? बिल्कुल। बिजनेस में 3 तरह, एक तो कंसेप्ट ये ना कि टेक्नोलॉजी की वजह से, टेक्नोलॉजी जो है वो प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं, यानी कुछ प्रोडक्ट्स टेक्नोलॉजी पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, एक कंसेप्ट है। जैसे फर्स्ट कीजिए हम अगर आप देखें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे बिजनेस को अफेक्ट किया है, इसमें है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स जो चीज सेल कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। हमारे पास इंटरनेट होगा, हमारे पास स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी होगा, फिर हम नेटफ्लिक्स को यूज कर सकेंगे। इसके अलावा जो टैक्सी राइड शेयरिंग है, टैक्सी इंडस्ट्री है, हाँ इनड्राइव है, उबर, क्रेम, ये भी टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट प्रोडक्ट्स है। आप ये प्रोडक्ट या सर्विस हासिल करने के लिए टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। यह है टेक्नोलॉजी का इफेक्ट प्रोडक्ट पे। इस वक्त ये कंसेप्ट नहीं, ये कंसेप्ट बाद में आएगा, लेकिन इस कंसेप्ट में हम ये, इस कंसेप्ट में क्या सीख रहे हैं? टेक्नोलॉजी ने बिजनेस को कैसे इफेक्ट किया। कह रहे टेक्नोलॉजी की वजह से जो बिजनेस पे इंपैक्ट हुआ वो 4 तरह का इंपैक्ट हुआ। कौन कौन सा? एक डाउन साइजिंग, फिर डीलेयरिंग, फिर आउटसोर्सिंग और रिस्ट्रक्चरिंग। टेक्नोलॉजी की वजह से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी पे क्या इंपैक्ट हुआ? 4। डाउन साइजिंग का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज को कम करना, काम वही उसी लेवल पे करें ना, एम्प्लॉयज की तादाद कम कर दे। भाई ये कैसे हो सकता है कि काम उतना ही कर रहे हैं, एम्प्लॉयज की तादाद कम? ऑटोमेशन। ठीक है जी। दूसरी चीज डीलेयरिंग। डीलेयरिंग का मतलब क्या है? डीलेयरिंग है डाउन साइजिंग से भी अगली बात। डाउन साइजिंग है भैया, मैंने देखा अपने वर्क को ऑटोमेट कर रहा हूं मैं, मुझे अपने वर्क में पता चला ये एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉय, अब ये सरप्लस है, इनको जॉब से निकाल दो। ये क्या है? डाउन साइजिंग। अच्छा, अब मुझे पता चला कि पहले हम अपने ऑफिस में एक पोस्ट रखा करते थे नायब कासिद की, सरकारी इदारों में ऐसे पोस्ट हुआ करते नायब का, जिसका मकसद क्या होता था कि पैगाम को एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर तक पहुंचाना। लेकिन अब तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर दिया है। अब जो भी मैसेज या ईमेल सिस्टम है, अब जो भी मैसेज कम्युनिकेट करना होता है फौरी तौर पे ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए से कम्युनिकेट हो जाता है। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी नायब कासिद की पोस्ट थी, सारे का सारा लेवल ही पूरे का पूरा लेवल, किसी इंडिविजुअल को नहीं,
उस पोजीशन को ही हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की से रिमूव कर दिया। ये क्या है? डी लेयरिंग, जिसमें जो लेयर्स होती हैं मैनेजमेंट की, हम उसमें से किसी एक लेयर को अलग कर, पूरी की पूरी उस लेयर में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो अब एक दो एम्प्लॉयज तक बात नहीं रही। डाउन साइजिंग में तो चंद एम्प्लॉयज है ना, या सेलेक्टेड एम्प्लॉयज है कि ये सरप्लस हुआ, ये सरप्लस हुआ, ये सरप्लस हुआ, 20-25 लोग निकाल दिए हमने। लेकिन डी लेयरिंग में क्या हो रहा है? पूरी की पूरी लेयर ऑफ मैनेजमेंट ही रिमूव की जा रही है। आउटसोर्सिंग क्या है? अपनी कुछ एक्टिविटीज जो है वो अदर कंपनीज को आउटसोर्स कर देना। पहले तो मुझे बताइए इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? आउटसोर्सिंग की एग्जांपल्स क्या हैं? सिक्योरिटी एक्टिविटीज को आउटसोर्स किया जा सकता है, और किसको आउटसोर्स किया जा सकता है? आप टेक्नोलॉजी वर्क जो है वो आउटसोर्स कर सकते हैं। जैसे कॉलेजेस का एलएमएस सिस्टम जो है वो किसी एक्सटर्नल टीम को आउटसोर्स कर दिया। क्लीनिंग सर्विसेज आउटसोर्स की जा सकती हैं। ये है आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट, कि आप वो काम, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज आउटसोर्स की जा सकती हैं, रिक्रूटमेंट सर्विसेज आउटसोर्स। तो ये आउटसोर्स करना, आपके ख्याल में आउटसोर्सिंग का फायदा है या नुकसान है, या दोनों है? दोनों है। फायदा क्या हो सकता है? सबसे बड़ा फायदा, जो ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स कर रही है वो अपनी कोर एक्टिविटीज पे फोकस करती है, छोटी मोटी एक्टिविटीज दूसरे लोग परफॉर्म करते हैं, फिर उसे स्पेशलाइज सर्विसेज मिल जाती हैं, एम्प्लॉयज को ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, कंपैरेटिवली लो कॉस्ट होती है ये। आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करते अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने डिपार्टमेंट को एस्टैब्लिश करके। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन क्या इसका नुकसान भी है? यस, नुकसान भी है। नुकसान क्या है? आप अपना इंटरनल स्किल सेट डेवलप नहीं कर पाते। दूसरा, कस्टमाइजेशन लिमिटेड हो जाती है, आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकते सिस्टम को, आपका सिस्टम डिपेंडेंट है थर्ड पार्टी पे। सीक्रेसी जो है वो कंप्रोमाइज हो जाती है, आपको अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ती है। तो ये कुछ आउटसोर्सिंग के नुकसान भी हैं। इसीलिए बेनिफिट्स और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद फिर आपको ये फैसला करना चाहिए कि हमें कौन से वाला एक्टिविटी आउटसोर्स करनी है, कौन सी वाली एक्टिविटी आउटसोर्स नहीं करनी। जनरल रूल क्या है? ऐसी एक्टिविटीज जो किसी भी बिजनेस की कोर एक्टिविटीज हो, उनको कभी आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। जो नॉन कोर एक्टिविटीज है उन्हें आउटसोर्स करना चाहिए। क्लियर? तो ये हमारे हो गए 3 इफेक्ट्स जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिजनेस में हो गए: डाउन साइजिंग, डीलेयरिंग, आउटसोर्सिंग। और फिर इसके बाद क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है? रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब यह है कि एम्प्लॉयज को जॉब से नहीं निकाला, ना ही आउटसोर्सिंग की, बल्कि हमने रीडिजाइन कर दिया अपने सारे सिस्टम को। जैसे तो ना बाज़ औक़ात घर में हर 6 महीने साल बाद हमें लगता है ये कमरे की सेटिंग, घर की सेटिंग ठीक नहीं है, इधर का फर्नीचर उठा के उधर रख दिया, उधर का फर्नीचर उठा के इधर रख दिया। यह है रीस्ट्रक्चरिंग। बिजनेस में भी इस तरह होता है रीडिजाइनिंग, कि भैया रीडिजाइनिंग में बाज़ औक़ात कुछ नए डिपार्टमेंट्स क्रिएट होते हैं, पुराने डिपार्टमेंट्स को सब डिवाइड कर दिया जाता है, या कुछ डिपार्टमेंट्स को मर्ज कर दिया जाएगा। तो ये सब डिवीजन, ये मर्जर, ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। आपने प्रोसेस को चेंज कर दिया, ठीक है, मोर एफिशिएंट बनाने के लिए। इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग में जॉब ड्यूटीज लोगों की चेंज, उन्हें जॉब से निकालना नहीं जाता मौमी तौर पे, बल्कि क्या किया जाता है, उनकी जॉब ड्यूटीज, जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन चेंज कर दी जाती है। क्लियर? ये इम्पैक्ट ऑन बिजनेस और टेक्नोलॉजी का बिजनेस में क्या इम्पैक्ट है? चारों टर्म्स क्लियर हो गई? जरा एक दफा फिर से इनको पढ़ के मुझे बताइए, क्या इनका मीनिंग क्लियर है आपको? ये इंटरनल, ये बेसिकली जो हमारा टेक्नोलॉजी है उसका। अच्छा, ये जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना अब डिटेल, इसका ये लाजमी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल, इनका पॉइंट ऑफ व्यू है सर पेस्टल एनालिसिस तो बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स की स्टडी का नाम है। ये आप इंटरनल इफेक्ट है, ये क्यों सर? देखिए मैंने पहले बताया था, ये प्रोडक्ट का टेक्नोलॉजी के साथ रिलेशनशिप नहीं है, डिपेंडेंसी इफेक्ट नहीं है, ये विद इन द बिजनेस इसका इम्पैक्ट है। अब वो डिस्कशन करते हुए आपको कंप्लीट कंसेप्ट समझाना चाह रहा है, टेक्नोलॉजी का पूरे बिजनेस में इफेक्ट। क्या टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्सटर्नल यानी कस्टमर्स को प्रोडक्ट की डिमांड को इफेक्ट करती है, या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी? विद इन द, अब उसने टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को डिस्कस करते हुए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन को भी डिस्कस कर दिया, हम उसको रोक तो नहीं सकते। पेस्टल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट इररिलेवेंट है, ये मैं इससे एग्री करता हूं। क्यों इररिलेवेंट है? इंटरनल, इसीलिए आपने ये टर्म्स कभी यूज नहीं की होंगी, पेस्टल ना ही करेंगे। इंटरनल, आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं।
पेस्टल एनालिसिस की केस स्टडी से हटके है, उसके लिहाज से, लेकिन जो कि सिलेबस में मौजूद है उसे कवर करना है। यही कि आपने पूछा भी हुआ पास्ट पेपर में। हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए आउटसोर्सिंग के, प्रॉब्लम्स पढ़ ली, रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ लिया। फिर कुछ और टेक्नोलॉजी जो काम या काम के तरीकाकार को इफेक्ट कर रही हैं। वर्चुअल कंपनी, वर्चुअल कंपनी क्या है? आपको पता है आज के दौर में करोड़पति अरबपति बनना आज से 100 साल पहले की निस्बत बहुत ही आसान है। कई एग्जाम्पल आप न्यूज़ वगैरह पे देखते होंगे, 16 साल 17 18 20 साल की उम्र में जो बच्चे हैं वो करोड़पति अरबपति बन रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आज से 100 साल पहले बिजनेसमैन बनने के लिए ना टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तब ज़्यादा, तो बिजनेसमैन बनने के लिए आपको इंटेंसिव कैपिटल चाहिए था, इंटेंसिव एक्सपीरियंस चाहिए था, प्रोडक्शन मेथड, लेबर, ये सारी चीज़ें। अब तो ऐसी कंपनीज हैं, इक्विपमेंट दूर की बात है, लेबर दूर की बात है, पैसा दूर की बात है, एक ऑफिस भी ना हो, आप घर बैठ के अपनी चेयर पे बैठ के अरबों डॉलर के बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकते हैं। इसकी क्लासिक एग्जांपल जिसको आप एक्सपीरियंस भी करते होंगे वो है इनड्राइव, उबर, ये इस तरह की ऐप जो क्या करती हैं बेसिकली। अब मैं आपसे पूछूं, इनड्राइव जो है इसके पास कितनी गाड़ियां? 0। कितने ड्राइवर इनके एम्प्लॉयज हैं? 0। ना गाड़ी अपनी, ना स्टाफ अपना, कोई इक्का दुक्का रखा होगा उन्होंने लाइजोन के लिए, लोकल रेगुलेटर्स वगैरह के साथ इश्यूज आते हैं, कभी वारदात हो जाए तो इन्फॉर्मेशन, ड्राइवर का लाइसेंस वगैरह उसको वेरिफिकेशन करना है इस प्रोसेस में। हालांकि ये भी प्रोसेस ज़्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड है, लेकिन क्या था स्टाफ। कंसेप्ट क्या है वर्चुअल कंपनी का? वर्चुअल कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसका कोई एक फिजिकल ऑफिस नहीं है, फिर भी वो कंपनी बनी है। कैसा पॉसिबल है? वर्चुअल, जैसे आप लॉ में पढ़ते हैं ना आर्टिफिशियल पर्सन, तो फिजिकल पर्सन नहीं है, लॉ में पढ़ते हैं ना आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन, उसी तरह आईटी की लैंग्वेज में कौन सा है? वर्चुअल कंपनी, ऐसी कंपनी जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है फिर भी है। इनड्राइव एग्जांपल है, जरा इसका हेड ऑफिस में बताएं कहाँ पे है, ढूंढ के ऑफिस कहाँ पे है इसका, कहाँ पे इसकी गाड़ियां पार्क होती हैं, तो नहीं मिलेगा। कोई मेन पॉइंट या इनका ब्रांच ऑफिस कुछ नहीं है। क्या ऐसी कंपनीज दुनिया में हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन वर्क करती हो? यस है, और आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड बनता जा रहा है। ऐसी कंपनी को कहते हैं वर्चुअल कंपनी। कोई ऑफिस नहीं है वर्चुअल कंपनी का, स्टाफ की तादाद बहुत ही कम ना होने के बराबर, और जो है वो भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं। वर्चुअल कंपनी का कंसेप्ट समझ आ गया आपको? सोशल मीडिया, क्या सोशल मीडिया हमारे बिजनेसेस को, काम के तरीकाकार को इफेक्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। सबसे बड़ा सोशल मीडिया जब स्टार्ट हुआ ना तो लोगों के आपस में इंटरेक्शन के लिए था। वैसे मुझे इस बात पे भी डाउट है, मुझे लगता है स्टार्ट में ही इनका मकसद यही था कि अल्टीमेटली इसको बिजनेस साइड में लेके जाना है। अब ये सोशल मीडिया नहीं है, अब ये बिजनेस मीडिया। अब सोशल मीडिया से उन्होंने लोगों को जोड़ दिया, लोगों का डाटा हासिल कर लिया, अब उस कनेक्शंस को, उस डाटा को वो चीजें सेल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप डेली बेस पे देखें, आप मैसेज इतने नहीं करते होंगे जितनी एडवर्टीजमेंट देखते होंगे सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया को क्या किसमें कन्वर्ट कर दिया है? क्या सोशल मीडिया हमारे काम करने के तरीका का? बिल्कुल। पहले एडवर्टीजमेंट मैनुअल हुआ करते थे, बैनर लगा करते थे सड़कों के किनारे, खंभों पे, दीवारों पे, बिलबोर्ड्स। अब आपको पता है अब एडवर्टीजमेंट का ये तरीकाकार चेंज हो गया। अब इफेक्टिव वे कौन सा है? अब भी हालांकि कहीं कहीं आपको इस तरह की चीजें नजर आएंगी, अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन अभी इनसे भी ज्यादा इफेक्टिव वे कौन सा एडवर्टीजमेंट का? सोशल मीडिया। टारगेट मार्केट होती है। सड़क के किनारे बोर्ड लगाएंगे ना, ये फॉर एग्जाम्पल कॉलेज का, ये कॉलेज है ना, ये बाहर नहर है, अब नहर पे जितनी भी ट्रैफिक गुजरे एक बोर्ड लगा ले, अब वहाँ पे एक दिन में अगर 1 लाख लोग भी गुजरे, क्या सारे के सारे एजुकेशन से इंटरेस्टेड होंगे? उसमें मेरा हाल 60-70% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अपनी एजुकेशन पूरी कर चुके हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें एजुकेशन से CA BA से लेना देना कोई नहीं, BCom से। ऐसा ही है जो है फॉर एग्जाम्पल अपने बच्चों के लिए देखना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसे हैं जो खुद देख रहे हैं, वो भी हो सकता है टारगेट मार्केट ना हो, CA से रिलेटेड ना हो, वो BCom करना चाहता हो, कोई MBA करना चाहता हो। अगर कॉलेज है एडवर्टीजमेंट करेगा, लेकिन वो पे हर एक को कर रहा है, हर एक की कास्ट को कर रहा है, क्योंकि वहां पे जो उसे डिस्प्ले का साइज मिलेगा, जिस बंदे ने पैसे लेने एडवर्टीजमेंट वहां पे लगाने के, आपको पता है डिस्प्ले करने की कास्ट होती है,
उससे तो टोटल देखना है यहाँ से पॉपुलेशन कितनी गुजरती है। टारगेट मार्केट नहीं, आपकी एडवर्टीजमेंट की एफर्ट्स वेस्ट हो रही होती है, जबकि सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पे जब आप पोस्ट लगाते हैं आप बता देते हैं भैया मैंने किसको टारगेट करना है, पाकिस्तान को टारगेट करना है, पाकिस्तान में इस एज ग्रुप को टारगेट करना है, इस एज ग्रुप में जो लोग सीए से रिलेट है सर्च कर रहे हैं उसको टारगेट करना है। फोकस मार्केटिंग होती है, मोर इफेक्टिव मार्केटिंग होती है, लेस कॉस्टली होती है। तो सोशल मीडिया को इफेक्ट कर रही है कि नहीं? तो आप प्रैक्टिकली किसी भी बिजनेस में जाएं, कोई भी काम अगर आपने एडवर्टीजमेंट करनी है तो याद रखें आपने फिजिकल एडवर्टीजमेंट कभी नहीं करनी। क्या करनी है भाई? कोई अलग से लेक्चर चल रहा है मेरे भाई। सोशल मीडिया, फिर इसका बिग डाटा। बिग डाटा का कंसेप्ट क्या है कि अब बिजनेसेस जो है डेली बेसिस पे हर कंपनी हर बिजनेस बहुत सा डाटा जनरेट कर रहा है। बिग डाटा का मतलब है आपको वो सारा डाटा कैप्चर करना चाहिए। जैसे कस्टमर आया फॉर एग्जांपल आपकी शॉप पे, आपका डाटा कैप्चर होना चाहिए। किस टाइम पे कस्टमर आते हैं, क्या बाय करते हैं, एज क्या है, इनकम लेवल। इनकम लेवल तो है वो नहीं बताएंगे, जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो सके अपने कस्टमर से अपने बिजनेस के बारे में हासिल कीजिए। किस लिए? जितनी आज की एज इंफॉर्मेशन एज है, आज की एज में जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी आप अपनी स्ट्रेटजी उतनी ज्यादा बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो लोग आएंगे बातों बातों में किसी तरीके से फॉर्म के जरिए, सर्वे के जरिए से, क्वेश्चन के जरिए से आप उन सब सर किस तरफ से आ रहे हैं, आप किस तरफ से अब आप लोग जो डाटा कॉलेज को दे रहे हैं, कॉलेज बैकएंड पे एनालाइज कर रहा है भाई कौन कौन सी सिटीज है जहां से फिजिकल स्टूडेंट आ रहा है। अच्छा एक सिटी में स्टूडेंट ज्यादा, चलो इधर कैंपस स्टार्ट करते हैं। क्या ये इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए रेलिवेंट है? अच्छा अब भाई ये ऑनलाइन के स्टूडेंट जो है वो किस शहर से, इस शहर से आ रहे हैं। अच्छा ऐसा है कि सोशल मीडिया कैंपेन के लिए ये वाला शहर, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम। तो बिग डाटा का कंसेप्ट क्या है? आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड और खास तौर पे कस्टमर से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करनी है। जितनी ज्यादा ये इंफॉर्मेशन एज है, बिग डाटा का कंसेप्ट ये लॉट ऑफ डाटा, जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उतनी बेहतर डिसीजन मेकिंग। एग्री करते हैं इस बात से? नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो तबाह करके रख दिया, तबाह नहीं सॉरी डिसरप्ट किया। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी कहते हैं सिग्निफिकेंटली चेंज करे। क्या एआई की वजह से हमारा काम करने का तरीकाकार चेंज हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। छोटी सी एग्जांपल है लेकिन चूंकि रेलिवेंट होती है इस लेक्चर में एग्जांपल है। भाई पिछले सेशन तक हमारे जो टेस्ट चेक होते थे फिजिकल टीए करते थे, टाइम ज्यादा लगता था। अच्छा कोई अच्छा टीए होता था वो अच्छे तरीके से टेस्टिंग करता था, कोई टीए चलाउ टिक्कू टिक्कू कर दिया, ठक 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 ठक, एंड पे ये बता दिया मार्क्स इतने हैं, 20 में से कितने मार्क्स है। फॉर एग्जांपल टेस्ट में 20 में से 16 मार्क्स है, स्टूडेंट कहता था 4 मार्क्स किस चीज़ के डिडक्ट हुए, हो गए बस, पूरे नंबर थोड़े मिलते होते हैं। ये कोई वैलिड रीजन तो नहीं है कि पूरे नंबर थोड़े मिलते होते हैं। 20 में से 19 नंबर भी आया ना, तो बच्चे को इस चीज़ से गर्ज नहीं है इंप्रूवमेंट के लिए कि 19 नंबर किस चीज़ का, एक किस चीज़ का कटा, इंप्रूवमेंट वहां पे है। तो क्या कोई भी मार्क्स डिडक्ट हुए तो बताना चाहिए किस वजह से हुआ है? बिल्कुल। तो हम यहाँ पे क्या किया, अब वो टीए से कहते थे लिखो, वो कहते थे सर इतने टेस्ट होते हैं और लिखना पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा देर हो जाती, फिर उसके लिए एक टेस्ट के लिए आप हमें 1 महीना दें, फिर आपको सही तरीके से चेक करके देते हैं, डिले। अब क्या एआई के जरिए से चेकिंग, टेस्ट चेकिंग, इसमें क्या होता है एक जैसा तरीका कर, सबकी क्वालिटी सेम, क्योंकि सिस्टम सबके लिए सेम है। और फिर उसके बाद डिटेल चेकिंग, काम जल्दी हो रहा है, फीडबैक अच्छा फीडबैक ज़्यादा मिल रहा है, हर क्वेश्चन के साथ फीडबैक है। बताइए एआई ने सिस्टम को चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? ये तो सिर्फ एक छोटी सी एग्जाम्पल है। प्रैक्टिस में तो कई जो कंपनीज है वो एआई की बेस पे, अब जो डेवलपर्स है, पहले एक वेबसाइट बनती थी, कम से कम वेबसाइट, बिजनेस की वेबसाइट बनाने के लिए कम से कम 10,000 रुपया लगता था। अब क्या है, अब एक छोटा बच्चा भी एक सिंपल प्रॉम्प्ट के जरिए से है वो 10 से 15 मिनट के अंदर वेबसाइट बना सकता है, जिसकी टोटल कॉस्ट शायद 1,000-2,000 के करीब है। तो कॉस्ट कई गुना ज्यादा कम होगी, स्पीड, क्वालिटी अपनी मर्जी। तो एआई ने हर बिजनेस को चेंज किया है। वो गेम जो 80s में जो है वो फॉर एग्जाम्पल करोड़ों रुपए में बनती थी, आज उस लेवल की गेम आधे घंटे में बन जाती है। जो तब इंजीनियर्स का काम था, डेवलपर का काम था, जो महीनों काम करते रहते थे। तो ये क्या है, किस वजह से है? एआई की वजह से। तो एआई ने हमारे लगभग जिंदगी के हर फील्ड को इफेक्ट किया। नेक्स्ट अच्छा इस क्लास में ऑडिट का स्टूडेंट तो नहीं है कोई? नहीं, जो सिर्फ ऑडिट के हो।
वो तो नहीं है ना, हाँ, क्योंकि ऑडिट में अनाउंसमेंट ग्रुप में देखिए अनाउंसमेंट होगी ना कि क्लास 2 बजे होगी, 2 बजे। ग्रुप में रीजन नहीं बताई, हाँ ये बात ठीक है, लेकिन वो दूसरी कोई बात नहीं, जिनका कंफ्लिक्ट है वो जाना चाहे जा सकते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा, वो आप बेफिक्र है। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके ख्याल में इन अदर टेक्नोलॉजी की वजह से ये इफेक्ट आप ऑब्जर्व करते हैं कि बिजनेस में है, बिजनेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वर्चुअल कंपनी, ऑनलाइन सोशल मीडिया, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, करेक्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट कंसेप्ट है टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। भाई ये टर्म समझे, डिसरप्शन का मतलब होता है बिजनेस का सिग्निफिकेंटली चेंज होना, बिजनेस के काम करने का तरीकाकार सिग्निफिकेंटली, जैसे मैं स्टेटमेंट देने लगा हूं, क्या टेक्नोलॉजी की वजह से एजुकेशन सेक्टर में डिसरप्शन आई है? साजा भाई यस आई है डिसरप्शन। कैसे? भाई पहले सिर्फ फिजिकल एजुकेशन होती थी, अब क्या है, फिजिकल के साथ ऑनलाइन एजुकेशन भी है, ठीक है, बल्कि ऐसा ऐसा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, फिजिकल के स्टूडेंट्स कम और ऑनलाइन के स्टूडेंट्स ज्यादा। ये क्या है? ये डिसरप्शन है। ये डिसरप्शन किस वजह से है? टेक्नोलॉजी के चेंज की वजह से, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने की वजह से, इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी डिसरप्शन। लेकिन याद रखें, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट या कह लिए अपग्रेडेशन और टेक्नोलॉजी डिसरप्शन में फर्क है। स्लाइड स्टेप बाय स्टेप चेंज होना, अपग्रेड होना, वो टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट है। जैसे फर्ज कीजिए हमारी रैम जो है वो 4 GB की बजाय 8 GB हो जाए, 8 की बजाय 16 GB हो जाए, 16 की बजाय 32, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज आ रहा है। स्टोरेज साइज बढ़ता जाए, स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज आ रहा है। तो ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन नहीं है। टेक्नोलॉजी डिसरप्शन क्या है? सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। टेक्नोलॉजी डिसरप्शन की कोई और एग्जांपल दे सकते हैं? क्या एग्जांपल है? जीबी से टीबी नहीं, ये टेक्नोलॉजी डिसरप्शन है। काम करने का तरीकाकार ही बिल्कुल चेंज हो जाए, एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रैक्टिस, बिजनेस मॉडल ही खत्म हो जाए। क्लाउड बेस्ड, बिल्कुल, यूएसबी के जरिए से पहले स्टोरेज होती थी, अब क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है, गुड। इसके अलावा कोई इजी एग्जांपल? कैमरामैन, शाबाश, कैमरा टेक्नोलॉजी बिल्कुल खत्म हो गई है। अब आपको कैमरा नहीं, पुराने जमाने में क्या होता है, पुराने जमाने से हमारा 20, 25, 30 साल पहले गैदरिंग होती थी, सोशल गैदरिंग होती थी, बाकायदा ये पूरा काम टास्क होता था। एक पर्सन सिर्फ इसलिए क्या मूवीज के लिए रिकॉर्डिंग करेगा, बड़े बड़े कैमरास होते थे, सेटअप लगे थे। अब क्या है, मोबाइल है, आप 24 हर बंदा जो है वो अब कैमरा ऑपरेटर है, चेंज हो। अच्छा, इसके अलावा क्या, नेटफ्लिक्स, पहले जो मूवीज होती थी वो रेंट पे मिला करती थी, ऑडियो वीडियो सॉन्ग्स वगैरह जो होते थे या मूवीज होती थी, अब क्या है, अब ऑन डिमांड। क्या आप सब्सक्रिप्शन हासिल करें, आपको इंटरनेट पे सारी मूवी, सारे ड्रामा जो मिल जाएंगे। ये क्या है, ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी की एग्जांपल है। टैक्सी सर्विसेज की एग्जांपल भी, पहले आपने टैक्सी अगर घर से कहीं पे जाना होता, घर से बाहर निकलते थे, रिक्शे वाला होता था, टैक्सी वाला, उसके साथ बार्गेनिंग की, 2-3 दफ़ा बार्गेनिंग जो है वो अनसक्सेसफुल होती थी, और फिर उसके बाद आप गए तो वहाँ पे फिर रास्ता बताना पड़ता था, दाएं जाओ, बाएं जाओ, दाएं जाओ, बाएं वगैरह वगैरह। और फिर वहाँ पे आगे चल के, अब जाहिर है वो एड्रेस बनाना था, मुझे ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब एग्जैक्ट वो रिश्तेदार के घर का एड्रेस थोड़ी बता सकते हैं, वो करीब तरीन जो चौक वगैरह होता था, जो स्ट्रीट मशहूर जगह होती थी, वो बतानी होती थी कि उस जगह के करीब जाना है। उस जगह पे जाके वो कहता था, सर आगे मैंने 1 इंच नहीं जाना, बस यहाँ तक का किराया तय हुआ, आगे जाना है ना तो आगे अलग किराया होगा। अब ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी इस तरह की, और बाज़ औक़ात आपको पता भी नहीं होता था एड्रेस का क्या। तो अब क्या है, अब गूगल मैप के जरिए से राइड एप्स डिफरेंट है, राइड शेयरिंग एप्स के जरिए से, इनड्राइव वगैरह के जरिए प्रॉब्लम रिजॉल्व। आपको बार्गेनिंग करने की जरूरत ही नहीं, क्लिक करें, रेट्स आते हैं, यस करें, नो करें, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पे पर्सन आएगा, आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं, और एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन में ड्रॉप किया जाता है। क्या ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है कि नहीं है? तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी, यानी वो टेक्नोलॉजी जिसने हमारे बिजनेसेस को, ओल्ड मॉडल को या तो बिल्कुल खत्म कर दिया है या बिल्कुल बदल के रख दिया है। एक और एग्जांपल है, वो 2-3 एग्जांपल और, ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग की एग्जांपल दे दी,
मैंने राइड शेयरिंग एग्जांपल दे दी। ऑनलाइन न्यूज साइट, पहले आपको याद होगा शायद हमारे घरों में अखबार आया करते थे जब आप छोटे होते। अब आपने लास्ट टाइम आपने अखबार कब देखा, पढ़ा दूर की बात है, लास्ट टाइम कब अखबार देखा बताइए? 10 से 15 साल पहले? अच्छा, मैं समझा था 5-6 महीने की बात करेंगे। सुबह देखा आपने? कितने स्टूडेंट्स ने पिछले 1 साल में अखबार नहीं देखा? नहीं, वो चैनल अलग, अखबार की बात कर रहा हूँ जो हमारे घरों में आता है। जो फिर कितने स्टूडेंट्स ने पिछले 1 साल में अखबार नहीं देखा? अब देखिए, कई स्टूडेंट ऐसे 1 साल में अखबार नहीं देखा, हालांकि रोज आने वाले। तो क्या अखबार ने को किस चीज ने रिप्लेस किया? भाई अखबार में प्रॉब्लम है क्या? आपको न्यूज मिलती है 24 घंटे के बाद। अब तो दुनिया इंफॉर्मेशन एज है ना, हम ये कहते हैं दुनिया में अगर कोई वाकया हुआ ना हमें अगले ही मिनट पता होना चाहिए, और ऐसा पॉसिबल भी है। कैसे पॉसिबल है? डिफरेंट वेबसाइट्स है, न्यूज चैनल ने खुद वेबसाइट्स क्रिएट की हुई है। आप वेबसाइट पे जाते हैं, आपको इमीडिएटली फॉर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो क्या ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल। पहले जब हम स्टूडेंट थे, मुझे याद है स्टूडेंट थे हमारे घर में, दो डिक्शनरी हर स्टूडेंट के पास हुआ, एक उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू। ठीक है, अब शायद आपको उस डिक्शनरी को कभी आपने देखा, अखबार चले फिर आपने साल पहले देख लिया होगा। डिक्शनरी तो मेरे ख्याल पिछले 5 साल में आपने देखी होगी। ऐसा है क्या? वो फिजिकल डिक्शनरी जो मोटी सी डिक्शनरी होती थी, कितने स्टूडेंट ने पिछले 5 साल में इसको इस्तेमाल ही नहीं किया? कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। ये आधे से ज्यादा स्टूडेंट ने इस्तेमाल ही नहीं किया इसको। क्यों नहीं किया? अब कोई भी लफ्ज देखना होता है क्या करते हैं? गूगल पे। अब ये क्या है? ये है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। यानी जब टेक्नोलॉजी आपके काम करने के तरीकाकार को, आपके लाइफस्टाइल को बिल्कुल बदल के रख दे, थोड़ा बहुत चेंज नहीं, यह डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। शॉपिंग, पहले शॉपिंग के लिए हम मार्केट जाया करते थे, अब हम शॉपिंग के लिए नहीं, सिर्फ अच्छा वक्त गुजारने के लिए ज्यादातर जाते हैं। क्यों भला? शॉपिंग करनी हो तो ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता बदला। क्या? ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए। पहले मुझे याद है किताब की मंगवानी होती, उर्दू बाजार जाता था। ठीक है, उर्दू बाजार, वो नारकली वाली साइड पे करीब आगे चल के वो शॉप से, वहाँ पे घूमना फिरना, किताब ढूंढना, एक एक के पास जाके कहना सर जी ये किताब मौजूद है, ये किताब मौजूद है, उससे पूछना। वो बताते थे वो पुरानी सी दुकान है ना उधर, आपको ये यूज में मिल जाएगी। वो उधर से जाते घुमा फिरा के कहीं। ये अब क्या है? क्या अब इस तरीके से हम शॉपिंग करते हैं? ठीक है, मेरा तो चूंकि ज्यादा जो बाइंग करता हूँ बुक्स की मसले से, वो एग्जांपल दी है। इवन अगर जो आपने दूसरी चीजों की भी शॉपिंग करनी है, क्या करते हैं आप ऑनलाइन शॉपिंग करें। इवन अगर ऑनलाइन शॉपिंग फिजिकल भी करें, फिजिकल शॉपिंग से पहले 2-2.5 घंटे ऑनलाइन पे जाके सर्च जरूर करते हैं, इसमें कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है, क्या डिस्क्रिप्शन है, प्राइस क्या है, ताकि उधर जाके आपको ये ख्वारी ना करनी पड़े। वहां पे सारी इंफॉर्मेशन लेके डिसाइड करके कि कौन सी वाली हमारे लिए मोस्ट सूटेबल प्राइस और प्रोडक्ट होगी, फिर मार्केट में जाते हैं। तो अब मार्केट में जाके शॉपिंग करने का ट्रेंड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है, ई कॉमर्स स्टोर बढ़ रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? तो है। इसको भी छोड़े, मुझे ये बताइए, बिजली का बिल पहले कैसे जमा कराते थे आज से 15-20 साल पहले? लाइनों में लग के। अब ऑनलाइन। आई कैप की फीस हमें याद है कैसे कैसे फैसल बैंक गए, उधर जाके अब तो जाते ही आखिरी 2, तो कुछ हमारी भी गलती होती थी 2 दिन, और फिर उधर जाते थे, उधर लाइन अलग, और फिर उसके बाद सिस्टम डाउन अलग। ठीक है, अब मैं आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिजिकली फीस जमा करवाई है? फिजिकली फीस, फिजिकली बैंक में जाके फीस जमा करवाई है। मास्टर कार्ड की लिमिटेशन क्या? आई क्या मास्टर कार्ड एक्सेप्ट करता है, बाकी दूसरे कार्ड एक्सेप्ट, वीजा कार्ड भी। ओके, अब ये ट्रेंड चेंज हो चुके हैं। तो ये क्या? यही डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। क्लियर? अगर आपको कोई इंडस्ट्री दी जाए, इंडस्ट्री की एग्जांपल, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसमें डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ने कैसे इसको अफेक्ट किया? जैसे हमने कुछ एग्जांपल डिस्कस किए हैं, ये एग्जांपल्स थी हमारी अब वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में बता रहा है कि 3 तरह के अडॉप्टर्स होंगे। एक वो जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जैसे ही आई फौरी तौर पे अपने आप को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, जैसे जब जैज कैश, इजी पैसा, मोबाइल ऐप आई, फौरी तौर पे इनको यूज करना शुरू कर दिया। जब भी कोई चेंज आता है, याद रखें हमेशा 3 तरह के लोग होते हैं, ये सिर्फ इस कंटेक्स्ट में नहीं है। हमेशा एक वो जो क्विकली अडॉप्ट करेंगे, एक वो जो पहले दूसरों को देखेंगे
टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सोल्यूशन अडॉप्ट करेंगे सेकंड कैटेगरी वाले, कि पहले देख लें दूसरों के साथ क्या हो रहा है, अच्छा रिजल्ट है, अच्छा फीडबैक है, फिर वो प्रोडक्ट बाय करेंगे या मूव करेंगे, वरना नहीं। और तीसरे वो जो कि कहते हैं स्टेटस को वाले, कहते हैं जो मर्जी हो जाए, हमने पुराने तरीका कार आप ये कर जाए ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनकी तसल्ली नहीं होती जब तक बिल के ऊपर वो बैंक की स्टैंप नहीं लगेगी, साइन नहीं होगा, अभी भी वो लाइन में लग के बिल जमा करवा रहे होंगे। ये कौन सा है? ये वो जो इग्नोर करते हैं टेक्नोलॉजी को। बताना क्या चाह रहा है? बताना ये चाह रहा है अगर आप इनोवेटर्स हैं बहुत अच्छी बात है, आप मार्केट को कैप्चर कर लेंगे, मार्केट लीडर बनेंगे। अगर आप रिस्क अवर्स फर्म्स हैं, यानी टेक्नोलॉजी को चेंज तो करते हैं लेकिन पहले टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सॉल्यूशन मिल जाए, सब कुछ उसकी ऊँचनी चाहिए, फिर उसके बाद अडॉप्ट करना है, फिर भी ठीक है। आप कोई सुपर प्रॉफिट नहीं लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट तो कर लेंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं आपने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं करना, तो भैया कुछ अरसे में आप मार्केट से आउट हो जाएंगे, मार्केट को लूज कर जाएंगे। तो बहुत कम लोग, आप समझ लीजिए 10% इनोवेटर्स हैं, 80% रिस्क अवर्स होते हैं और 10% के करीब ऐसे होते हैं जो इग्नोर करते हैं। जो इग्नोर करते हैं वो फिर निकल जाए, वो फिर सोचते हैं, कहते हैं हमने तो कुछ किया। वही नोकिया वाली एग्जांपल है, नोकिया की जो लास्ट मीटिंग जिसमें सेल आउट किया, तो जो सीईओ था वो रो पड़ा था, उसमें क्या कहने लगा कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी हमारे साथ ये हुआ। तो उसके कंपैरेटर ने बहुत अच्छा एक जवाब दिया। उसने कहा आप इसी वजह से मार्केट से आउट हुए हैं। नोकिया मोबाइल आपको पता है एक ज़माने में कितना फेमस, सबसे मेरा ख्याल है आपके पेरेंट्स का, जो हमारी जो जनरेशन थी ना, उनमें से अक्सर का जो ज़िंदगी का पहला मोबाइल वो यही था, नोकिया। खास तौर पर नोकिया दे दी। तो वो क्या कंपैरेटर ने क्या बोला, उन्होंने कहा इसी वजह से आप मार्केट से आउट हुए हैं कि आपने कुछ नहीं किया। जब मार्केट चेंज हो रही हो तो आपको क्या करना होता है? मार्केट के साथ अपने आप को चेंज करना होता है। ठीक है, तो जिन लोगों ने टाइप राइटिंग सीखी थी, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर पे टाइपिंग नहीं सीखी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी बेरोजगार हो गए। क्यों? हाँ, इसी वजह से कि उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि जब मार्केट चेंजेस हो रही हो तो कुछ करना, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। अच्छा, अब आज की दौर की टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है जी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। इंटरनेट ने बिजनेसेस को अफेक्ट किया है। आप मुझे एग्जांपल दीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हो जाए, जो लिखा है वो तो आप पढ़ ही लेंगे, वो भी कवर हो जाएगा। थोड़ा टाइम है अब हमारे पास, तो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी हो जाए। मुझे वो बिजनेस बताइए जो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। सारे शाबाश, मसलन ऑनलाइन एजुकेशन, दराज, शाबाश, उबर, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सारी की सारी। अब वो सर्कस वर्कस थोड़ी होते हैं कि लोग एंटरटेनमेंट के लिए सर्कस में जाए, मेले में जाए, वो तो खत्म हो गए। अब क्या है? नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है और नाजा, बिल्कुल ये सारे बिजनेस। ड्राइविंग लाइसेंस अब आपको घर बैठे बन जाते हैं, पता है आपको? सारा रिन्यू हो जाते हैं, बनाने के लिए जाहिर टेस्ट देने जाना होगा। इंटरनेट, ई बिजनेस का कंसेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करे। क्या इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस करना पॉसिबल है? बिल्कुल है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल पढ़ी थी वर्चुअल कंपनी की, सारे का सारा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली है। एम कॉमर्स क्या चीज है? मोबाइल के जरिए ट्रेड। कॉमर्स का मतलब होता है सेल परचेज करना, ट्रेड करना। एम का मतलब होता है मोबाइल। क्या अब मोबाइल सिर्फ कम्युनिकेशन का एक जरिया है? कम्युनिकेशन का जरिया भी है, एंटरटेनमेंट का जरिया भी है, एजुकेशन का जरिया भी है, ट्रेड का जरिया भी है। एग्जाम्पल दीजिए, मोबाइल के जरिए से क्या सेल परचेज कर सकते हैं आप? वेबसाइट पे जाए, बाय करें और मोबाइल के जरिए से पेमेंट करें जैस कैश के। विद इन मिनट्स आप सिलेक्शन कर सकते हैं और बाइंग कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग, बताइए क्या ये एक टेक्नोलॉजी है? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होता है डिजिटल। आज के दौर में सोशल नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है, ये कैसे बिजनेसेस को हेल्प करती है या बिजनेसेस को अफेक्ट करती है? बताइए। एडवर्टीजमेंट करने के लिए, शाबाश, बिल्कुल, टारगेट मार्केट ढूंढने के लिए। आगे चलते हैं, कह रहा है ये मेजर मार्केटिंग चैनल बन चुका है। अब टीवी एडवर्टीजमेंट खत्म, प्रिंट एडवर्टीजमेंट खत्म। ध्यान में रखिएगा, कभी बिजनेस लाइफ में जाएंगे, हमें चूंकि ये फेस करना पड़ता है इसलिए आपको एडिशनल बात बता रहा हूँ। बिजनेस प्लेस में जाएंगे, जो पुरानी सोच के लोग होंगे वो आपको कहेंगे सर छोड़े सोशल मीडिया को, सर ये देखें ये एडवर्टीजमेंट अखबार है, अखबार के साथ ही अंदर रख के हम पंफलेट सा जो अपना है लोगों के घरों तक जाएगा, लोग उसको देखेंगे। फ्लॉप आइडियाज, 1-to-1 मीटिंग्स करेंगे लोगों के साथ, 1-to-1। अब इतना टाइम नहीं है किसी के पास 1-to-1 मीटिंग करे। अब देखिए, मतलब सोशल
नेटवर्किंग जितनी ज्यादा बढ़ रही है, इसका दूसरा इफेक्ट क्या है, फिजिकल नेटवर्किंग उतनी ही कम हो रही है, इंटरेक्शन कम हो रहा है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए, कोई आपका दोस्त है, आओ जरा किसी रिश्तेदार से मिलने चलते हैं, आपके अंदर से पहली आवाज ज्यादातर यही आएगी, क्या बोला, रहने दो, अभी बात कर लेते हैं, पूछ लेते हैं मोबाइल पे, हालचाल पूछना है उसे, वो बीमार हुआ था कल, हालचाल मोबाइल पे पूछ लेते हैं, मैसेज कर लेते हैं। बहरहाल चलें, हर चीज के पॉजिटिव है तो नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट कौन कौन से टूल्स है, एसईओ टूल्स, फेसबुक एड्स, फेसबुक एड, गूगल एड के जरिए से एड्स एंड क्लिक से कर सकते, वेबसाइट बैनर्स, ये सारे एड के कुछ तरीकाकार हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ब्लॉग एंड वीलॉग्स, ये क्या होता है, वीलॉग क्या है, हमारे ज़माने में क्या, हमारे ज़माने से आज से 15-20 साल पहले मुस्तफर हुसैन तारड़ साहब होते थे, वो सफ़र पे निकले और सफ़र के ऊपर किताब लिख दी, तो जो लोग नहीं जा सकते थे वो इस किताब को पढ़ते थे और एंजॉय करते थे जो कुछ लिखा हुआ है। अब आज क्या होता है भला, आज क्या वीलॉग, जहाँ पे गए वीडियो बनाई, साथ साथ दिखाते गए, तारीखी मकामात की सैर करवा दी, और नो डाउट ये बुक की निस्बत ज़्यादा इंगेजिंग है, अच्छा बंदा देख भी लेता है, सिर्फ विजुअलाइज नहीं करता, बंदा एक्चुअली इसको देख भी लेता है, ये वीलॉग है। और बीलॉग क्या है, ब्लॉग्स, लिखना, उसमें वीडियो नहीं होता, उसमें सिर्फ आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, ब्लॉग्स। तो कौन से ज्यादा अहम है, ब्लॉग्स, वीलॉग, वीलॉग। चलिए आगे चलते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, ये डीएसआर में आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, फिलहाल सिर्फ इतना, जिन्होंने डीएसआर नहीं पढ़ा उनके लिए बता दूं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड रखने का ऐसा तरीकाकार है जिसमें कोई माइका लाल इसमें जो लिखा गया उसको बदल नहीं सकता, इसको बदलना पॉसिबल है लेकिन तकरीबन नामुमकिन के करीब, नामुमकिन के करीब। इसमें होता क्या है, इंफॉर्मेशन को डिफरेंट ब्लॉक्स की शक्ल में बनाया जाता है, यानी इंफॉर्मेशन जैसे आपकी किताब में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे पेजेस की शक्ल में स्टोर किया गया है। अगर फर्ज कीजिए इसमें से हर एक चैप्टर को निकाल के एक ब्लॉक में डब्बे में रख दिया जाए, डब्बा कर दिया जाए बंद, अब वो डब्बा कब ओपन होगा, जब फर्ज कीजिए 100 लोगों ने इस डब्बे को यूज करना है, तो जब तक 51 यानी मोर देन 50% लोग इजाजत नहीं देंगे आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसको चेंज, ये बुक इस वक्त सॉफ्ट कॉपी मेरे पास है, मैं जब चाहूँ चेंज कर लूँ, मुझे आपसे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यही बुक मैं ब्लॉकचेन फॉर्मेट में रखूँ, ब्लॉकचेन फॉर्मेट का मतलब होता है रिकॉर्ड को ब्लॉक्स की शक्ल में रखना, यानी समझ लीजिए डब्बा खोल के रिकॉर्ड उसके अंदर रखा, डब्बा बंद कर दिया, फिर अगला डब्बा आया, रिकॉर्ड रखा उसके अंदर, डब्बा बंद कर दिया, रिकॉर्ड्स को ब्लॉक की शक्ल में रखना और फिर ब्लॉक को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देना। कनेक्ट इसलिए किया जाता है, अच्छा अब एक कंसेप्ट ये है, ब्लॉक को खोलना है, तो ब्लॉक को खोलने के लिए आपको जितने उस ब्लॉक चेन के साथ रजिस्टर्ड यूजर होते हैं ना, जैसे फर्ज कीजिए मैंने कहा भाई ये ब्लॉक है, ये हम 100 लोगों ने इसको पढ़ना है, इसमें जो डाटा है 100 लोगों ने, कंपनी के अंदर फर्ज कीजिए 100 अकाउंट्स हैं, 100 का स्टाफ है, 100 लोगों ने इस डाटा को यूज करना है। अब इसको चेंज करना हो तो मेजोरिटी की अप्रूवल चाहिए होती है, 51। क्या अगर इसमें कोई बंदा अनऑथराइज चेंज करना चाहे कर सकता है, नहीं कर सकता, अकेला नहीं, उसे 51 लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा, और 51 लोग मेजोरिटी गलत बात पे एग्री हो जाए ये मुश्किल होता है, क्लोज टू इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए ब्लॉकचेन को समझा जाता है ये बड़ा ही इफेक्टिव तरीका है। इसमें डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, किताब अगर सिर्फ मेरे पास है ना तो मैं सेंट्रल अथॉरिटी हूं, मैं ही चेंज कर सकता हूं, आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही किताब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में मैंने कन्वर्ट करके रख दी तो उसमें फिर क्या होगा, सेंट्रल अथॉरिटी खत्म, सारे अब मैंने जब भी चेंज करना होगा सबसे इजाजत लेके करना होगा, भैया ये एग्जाम्पल जो है थोड़ी सी मुश्किल है, क्या चेंज कर दूं मैं, अगर मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट कहेंगे हाँ सर मुश्किल है चेंज कर दे, फिर मुझे चेंज करने की पावर मिलेगी। अगर मेजोरिटी कहेंगे नहीं सर ऐसे ही ठीक है, तो फिर मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। तो डिसेंट्रलाइजेशन है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, सारा रिकॉर्ड हर एक के सामने, यानी देख सकते हैं आप, चेंज नहीं कर सकते। सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी का मतलब क्या, डाटा इंक्रिप्टेड है, अल्टरेशन पॉसिबल नहीं।
अल्ट्रेशन करने के लिए अब बाहर के बंदे को चेंज से रोकने के लिए इंक्रिप्शन है, और अंदर के लोगों को चेंज से रोकने के लिए ऑथराइजेशन है। 51% मेजॉरिटी ऑथराइजेशन, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब यह है डब्बा हर एक के सामने होगा। अच्छा, डब्बे के अंदर ट्रांजैक्शन खुफिया होती हैं, लेकिन डब्बा सब, यानी सारे ये देख रहे होंगे कि इस डब्बे को किसी ने खोला तो नहीं, किसी ने इसके साथ छेड़छाड़ तो नहीं की। और ब्लॉकचेन में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? हर वो चीज स्मार्ट है जिसमें ऑटोमेटिक कोई काम करने की सलाहियत हो। अगर मेरे कमरे का एसी ऑटोमेटिकली फर्ज कीजिए ऑन ऑफ होने की एबिलिटी है उसमें टेम्परेचर को सामने रखते हुए, तो वो स्मार्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं। इसकी क्लासिक एग्जांपल जो बुक वाले ने दी है एक जगह पे, वो दूसरी बुक में, इस बुक ने एग्जांपल उसने मेरा ख्याल नहीं दी हुई, कि अगर आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सर मैं आपको बुक्स डिलीवर करूंगा, आप मुझे पैसे दीजिएगा। अब इसमें चांस है कि आप पैसे देने वाला पैसे दे दे, बुक्स डिलीवर करना बुक्स डिलीवर ही ना करे, या बुक्स वाला बुक्स डिलीवर करे, पैसे पेमेंट करे ना। पार्टी इस बाजू का ऐसे कर सकती है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए से जब आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं ना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें जैसे ही बुक डिलीवर होगी ऑटोमेटिकली पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। आपका बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ऑटोमेटिकली पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसमें धोखे का चांस नहीं रहता। ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी फाइनेंस सेक्टर में यूज हो रही, बैंकिंग सेक्टर में यूज होती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा सिक्योर होना चाहिए, फाइनेंस। फिर इसके बाद क्रिप्टो करेंसी में, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज्यादा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। बैंकिंग सेक्टर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है रिकॉर्ड को सिक्योर रखने के लिए। एजुकेशन सेक्टर में डिग्रीज की वेरिफिकेशन, क्योंकि डिग्रीज में चेंजेस हो सकती है ना। मैं एक डिग्री निकलवाई और उसमें नाम शाम चेंज करके दोबारा किसी और को भेज दिया, एआई के जरिए ये काम बहुत आसान है। ब्लॉकचेन के जरिए से जो डिग्रीज का सिस्टम बनाया जाता है उसमें फिर चेंजेस नहीं हो पाती। उसमें जिस पर्सन को फिर आप वो डिग्री भेजेंगे भी, वो बैक एंड पे चेकिंग कर सकता है, वेरिफिकेशन आसान हो जाती है। सप्लाई चेन का रिकॉर्ड कंट्रोल करने के लिए कि पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि देखिए ब्लॉकचेन बेसिकली क्या है, अगर मैं सिंगल वर्ड में पूछूं आपसे ब्लॉकचेन क्या है, ब्लॉकचेन रिकॉर्ड मेंटेन करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें एक दफा रिकॉर्ड चेंज हो जाए, सॉरी रिकॉर्ड एंटर हो जाए, उसको चेंज करना तकरीबन नामुमकिन है। ये एक तरीकाकार, सिंपल। ब्लॉकचेन क्या है? रिकॉर्ड रखने का तरीकाकार। आपके पास नोटबुक है, इसमें आप लिखते हैं, ये भी एक तरीकाकार है रिकॉर्ड रखने का। अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं डबल एंट्री काउंटिंग सिस्टम, ये भी एक तरीकाकार है रिकॉर्ड रखने का, डिफरेंट है, ठीक है। तो उसी तरह एक तरीकाकार क्या है? ब्लॉकचेन। इसमें खास बात क्या है? इसमें रिकॉर्ड किसी एक की कस्टडी में नहीं है, सबकी कस्टडी में। कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जिसके कहने पर रिकॉर्ड चेंज होगा, सब अथॉरिटी। हेल्थ केयर में गवर्नमेंट भी इसको यूज करती है, यानी सेंसिटिव रिकॉर्ड जहां जहां है। अब जाहिर है इसकी अपनी एक कॉस्ट होती है, तो हर रिकॉर्ड आप अपने नोट्स को ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट करें तो बिला वजह, क्योंकि आपके नोट्स को इतने कीमती नहीं, मतलब आम लोगों के लिए जो हैकर्स वगैरह के लिए, उसको हैक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो वो ब्लॉकचेन पे नहीं। तो ब्लॉकचेन पे कौन सा डाटा हम कन्वर्ट करते हैं? जैसे क्या डिजिटल क्रिप्टो करेंसी सेंसिटिव डाटा है, कीमती डाटा है, ब्लॉकचेन पे होना चाहिए। बैंकिंग डाटा, एजुकेशन में आपके नोट्स की बात नहीं कर रहा, डिग्रीज की बात कर रहा। फाइनल क्या वो कीमती एसेट है, उसमें चेंजेस ना हो जाएं। इन्होंने डिग्री आपकी हो पंजाब यूनिवर्सिटी में, रिकॉर्ड में कोई हैकर वहां पे अपना नाम लिख दे, डिग्री तो उसकी होगी, फिर हमारी तो नहीं होगी, हमारा तो नाम होगा नहीं, वो कहेंगे सर आपने तो इधर से क्वालिफाई नहीं किया। सप्लाई चेन में यानी प्रोडक्ट कहां से ओरिजिनेट होकर ट्रेवल कर रही है, हेल्थ केयर में कस्टमर का डाटा जरा सा चेंज आ जाए, ब्लड ग्रुप गलत लिख दिया ना किसी ने, छोटे बातों बातों में आ गए, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास तो ओपन ही है। छोटा कहानी पढ़ता था मैं, नावल वगैरह पढ़ने का शौक था। नावल में जो जासूसी या सस्पेंस नावल होते हैं, हमारे घर में डाइजेस्ट होता है जासूसी डाइजेस्ट, उसमें स्टोरी आती बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी। उसमें एक स्टोरी थी, स्टोरी क्या थी, एक बंदा था, उसने आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब क्रिमिनल था
और उसने जब जेल से बाहर निकला तो अपना रिकॉर्ड मिटाने के लिए उसने एक बंदा देखा ऐसा जो कि अकेला रहता था। उसने कहा मैं इसको मार के इसकी जगह खुद लूंगा। ठीक है, सारी चीज़ उसने पहले सारा उसकी रखी की, उसका सारा रूटीन देखा, सारा डाटा पहले देखा, शक्ल मैं वो बंदा सेलेक्ट करूँ जिसकी शक्ल मेरे से ज़्यादा मिलती जुलती है, बाद में प्रॉब्लम ना हो। उस ज़माने में कोई फिंगरप्रिंट्स का इतना था भी नहीं, वो 25-30 साल पुरानी स्टोरी है। तो उसने सारी चीज़ें उसकी ऑब्जर्व की, उसके साइन कॉपी करना, हर चीज़ सीख ली। फिर उसके बाद उसको मार भी दिया, उसकी जगह ले भी ली और कुछ दिन चला भी इसी तरीके से। एक दिन उसका हो गया एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट के बाद स्टोरी ये सुना रहे थे कि डॉक्टर खड़े हैं और वो बंदा मर चुका है, और एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से हैरान होकर पूछा इसका एक्सीडेंट हुआ था, खून बह गया था इसका ज़्यादा, हमने इसे वही ब्लड ग्रुप लगाया है जो इसके आईडी कार्ड में मेंशन था, लेकिन पता नहीं इसकी बॉडी ने इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। क्या हुआ भला, एक चीज भूल गया, क्या भूल गया, ब्लड ग्रुप डिफरेंट था। तो अब ये बताइए, हेल्थ केयर सेक्टर में बात वहीं से मुझे याद आ गई, क्या ब्लड ग्रुप अगर डिफरेंट हो सिर्फ हैं, ए पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव लिख दें, अब क्या तो ये क्रिटिकल मिस्टेक है, क्या डाटा चेंज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हेल्थ रिकॉर्ड जो होता है ना, इसको भी ब्लॉकचेन में कन्वर्ट किया जाता है। हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट अपना जो अपने सिटीजन का ऑफिशियल रिकॉर्ड है, नादरा वगैरह आईडी कार्ड का, वो ब्लॉकचेन पे कन्वर्ट करती है ताकि चेंज ना हो सके सब्सिक्वेंटली। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में भी इसको यूज किया जा सकता है। अगर आपका डाटा जैसे टैक्स रिटर्न है, रूटीन की ट्रांजैक्शन नहीं, टैक्स रिटर्न वगैरह का डाटा जो है उसको ब्लॉकचेन के जरिए सिक्योर किया जा। तो ब्लॉकचेन क्या है, बेसिकली आपके डाटा को सिक्योर करने का तरीका का, डाटा बेस मेंटेन करने का एक मेथड जिसमें डाटा सिक्योर होता है। सबसे बड़ा फीचर क्या भला ब्लॉकचेन का, सिक्योरिटी ऑफ डाटा। आईडी कार्ड के अंदर आप चिप होती है, वो चिप के अंदर सिक्योरिटी मेजर भी लिए जाते हैं, रखे होते हैं। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज में तो बड़ा अब मुझे नहीं पता वैसे उस चिप के अंदर क्या क्या सिक्योरिटी फीचर उन्होंने रखे हुए, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं एक दोस्त बता रहा था कि सम टाइम उनकी वो ट्रैवलिंग होती है अदर कंट्रीज में, तो एक कंट्री में पर्सन गया, उस कंट्री का जो ऑस्ट्रेलिया का गालबन है रेजिडेंट था, रेस्टोरेंट में गया और उसने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। पिज़्ज़ा ऑर्डर करने के बाद पेमेंट के लिए उसने कार्ड दिया, तो उन्होंने जो पेमेंट कार्ड था ना, उसे हेल्थ रिकॉर्ड, उस पर्सन के हेल्थ रिकॉर्ड के साथ लिंक किया हुआ था। पिज़्ज़ा शॉप वाले ने जैसे ही पेमेंट के लिए उसको स्कैन किया ना, अब चूंकि डाटा लिंक था हेल्थ रिकॉर्ड से, कहने लगा सॉरी सर, हम आपको पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं कर सकते, आपके डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आपने पिज़्ज़ा नहीं खाना। अभी उसे कैसे, हालांकि वो पेमेंट सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम, उसे कैसे पता चला, वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड हेल्थ रिकॉर्ड के साथ लिंक हुआ था। वो इस लेवल तक टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है। अब ये पुरानी बात है, ज़ाहिर पाकिस्तान में भी होगी, गवर्नमेंट इसको में भी कहीं ना कहीं यूज़ करती हो। तो ये आईडी कार्ड के अंदर कौन कौन से सिक्योरिटी, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी फीचर होंगे जरूर, ये कंफर्म है। वो चिप का पर्पस ही होता है, आपने देखा आईडी कार्ड चिप वाला भी होता है, जो एक तो पुराना है ना वो चिप के बगैर वाला, स्मार्ट कार्ड जो शायद इसको बोलते हैं। हाँ, तो उसमें सिम लगी होती है, बेसिकली वो चिप है, सिम मोबाइल सिम की तरह नहीं है वो, तो उसमें रिकॉर्ड। बहरहाल भाई ये ब्लॉकचेन समझ आ गया आपको। अच्छा, नेक्स्ट है कुछ केस स्टडीज है, केस स्टडीज आपने रीड करनी है। ये छोटा सा इसका ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं, उसमें क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसको रीड कीजिएगा। ये है क्या चीज, ये है कि टेक्नोलॉजी ने किस किस इंडस्ट्री को इफेक्ट किया है। इसका समझ लीजिए, इफेक्ट ऑफ डिसरप्शन इन मेजर इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी की वजह से कौन कौन सी इंडस्ट्री, कुछ एग्जांपल मैंने शेयर कर दी आपके साथ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की एग्जांपल शेयर कर दी मैंने कम्युनिकेशन इंडस्ट्री की एग्जांपल, ये कार इंडस्ट्री की, टैक्सी इंडस्ट्री की एग्जांपल हमने शेयर कर दी। मजीद कुछ एग्जांपल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलती है डिजाइन, कपड़े बनाते हैं ना कपड़े, इनके लिए सबसे अहम चीज क्या होती है भला, डिजाइन क्या है। ठीक है, वैसे जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो भी अहम होती है, लेकिन डिजाइन, तो डिजाइन में क्या अब एआई हेल्प कर सकता है, डिजाइन के, टेक्नोलॉजी ने डिजाइनिंग में हेल्प की, बिल्कुल की। सॉफ्टवेयर बने होते हैं जो डिफरेंट डिजाइन जो है वो सैंपल क्रिएट करते रहते हैं। नेक्स्ट खास तौर पे कह रहा है जो स्पोर्ट्सवेयर रेवोल्यूशन में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, स्पोर्ट्सवेयर रेवोल्यूशन में क्या क्या खास तौर पे टेक्सटाइल का क्या रेलिवेंस है स्पोर्ट्स सेगमेंट के साथ। जो खिलाड़ी होते हैं ना, एथलीट्स वगैरह, ये इन्होंने सारा दिन प्रैक्टिस करनी होती है,
हमें तो चले अगर कपड़े हैं ना कुछ थोड़े ज़्यादा फर्क पता नहीं चलता, बारीक है, मोटे हैं, कौन सा स्टफ है, हमें को इतना ज़्यादा फील नहीं होता। लेकिन जो खिलाड़ी सारा सारा दिन प्रैक्टिस करनी है, उनके लिए चीज़ बहुत रेलिवेंट होती है। और पहले जो टेक्सटाइल में स्टफ होता था उसमें क्या होता था कि पसीना आता है उन्हें, तो पसीना जो है वो बाहर निकलने के लिए कोई कपड़े के दरम्यान में हवा गुजरने का इतना सिस्टम नहीं होता था। पसीना रहता, पसीना ज़्यादा आता था उन्हें, हीट ज़्यादा होती थी जिसको से परफॉर्मेंस इफेक्ट होती थी। तो स्पोर्ट्स के जो लोग हैं एथलीट्स, इनके लिए खास तौर पे जूते बहुत अहम होते हैं, और फिर जो ये स्टफ ये पहनते हैं ये बहुत अहम है। तो इसलिए उसने बताया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्पोर्ट्स वेयर रेवोल्यूशन, अब ऐसे क्लॉथ्स आ रहे हैं जो कि बेसिकली हवा की सर्कुलेशन होती है उनमें, खास तौर पे खिलाड़ियों के लिए बनाए गए हैं। अब वो घंटों मेहनत करते रहते हैं, लेकिन वर्कआउट करते रहते हैं, लेकिन पसीना नहीं आता उन्हें। सोलर रिन्यूएबल एनर्जी, क्या टेक्नोलॉजी ने इस सेक्टर को इफेक्ट किया है? कैसे? मैं आपको एक इफेक्ट बताता हूं, आपने मुझे जस्टिफाई करवाना है। आज से 10 साल के बाद कोई खंबा नहीं होगा, कोई बिजली के तार नहीं नजर आएंगे आपको। क्यों? सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में एक जगह पढ़ा था, सबसे ज्यादा जो सोलर पे शिफ्ट हुए हैं लोग पाकिस्तान में हुए हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा सोलर पे। ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी मिक्स होती हैं, कभी सपोर्ट करती हैं, कभी उन्हें लगता है नहीं शॉर्टफॉल ज्यादा हो गया है, हम इतने बिजली प्रोवाइड नहीं कर सकते, भाई सोलर इंडस्ट्री को प्रमोट करो। जब प्रमोट कर दिया फिर उन्हें ख्याल आया, ओहो हम तो टैक्सेस भी बिजली के बिलों के जरिए से लेते हैं, तो अब सारे सोलर पे जगह टैक्स कहाँ से लेंगे, फिर डिस्करेज कर दिया। ये चलता रहता है गवर्नमेंट का। तो एग्री करते हैं टेक्नोलॉजी ने सोलर रिन्यूएबल एनर्जी को इफेक्ट किया है, चेंज किया, डिस्टर्ब किया, छोटा मोटा या सिग्निफिकेंटली? अच्छा, इससे पहले एक और, सोलर से पहले एक और थोड़ा सा चेंज, सॉरी हिंट दे दिया मैंने आपको। एक चेंज आया था क्या, पहले मीटर रीडर जो है ना मीटर रीडिंग खुद करते थे, अब क्या किया उन्होंने, उसका फेयर बनाने के लिए वो स्मार्टफोन के जरिए से पिक्चर लेते हैं और फिर उसके बाद बिल के साथ वो पिक्चर लग के आती है। क्या ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है? मीटर रीडिंग के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करना ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, उस प्रोसेस सारा सेम है, सिर्फ आपने मीटर रीडिंग का छोटा सा तरीकाकार चेंज कर दिया। आप उसी तरीके से बिजली कंज्यूम कर रहे हैं, बिल आ रहा है उसी तरीके से, आप उसी तरीके से पेमेंट कर रहे हैं, ट्रांसमिशन सारी लाइंस उसी तरीके से काम। ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंप्रूवमेंट जरूर कह सकते हैं, डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी नहीं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है पावर जनरेशन। इंटरनेट ऑफ थिंग का कंसेप्ट क्या है? जब आप किसी भी चीज को डेली लाइफ की, एसी, फ्रिज, मोबाइल और भी कोई चीज डेली लाइफ की, कोई घर का मीटर, पावर जनरेशन की एग्जांपल दी है, घर का मीटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दें, इसे बोलेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स। एक है इंटरनेट ऑफ मोबाइल, जब मोबाइल को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दें। इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? मोबाइल इंटरनेट के अलावा किसी भी चीज को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दें, क्या है? थिंग्स। एसी जो है ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता है। मैं घर जाने लगा हूँ, इधर से घर के रूम का एसी ऑन कर दूंगा, घर जाऊंगा, कूल माहौल। कभी कभी ऐसे होता है, इंसान चाहता है जैसे ही घर जाए पहले सेकंड से उसे ठंडा कमरा, इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर ले। घर का सिक्योरिटी कैमरा जो है, सीसीटीवी, इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप देख सकते हैं घर में क्या चल रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। घर का मीटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकता है, बिल्कुल। आप घर से बाहर निकले हैं, आपको होता है 4-5 घंटे घर से बाहर रहना है, तो आपने इंटरनेट के साथ घर का सारा सिस्टम जो है वो स्विच ऑफ कर दिया, फ्रिज के अलावा। हाँ, बाकी सारी चीजें स्विच, एक एक को क्या अलग अलग ऑफ करते जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड वगैरह वगैरह। तो ये इंटरनेट थिंग का कंसेप्ट क्या है कि आप अपने रोजमर्रा की चीजें इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दें। और इसको पावर जनरेशन के एग्जांपल से क्यों लिंक किया? कह रहे इसका असल फायदा अगर आप लेना, मतलब एक फायदा लेना चाहते हैं, वो घर के जो मीटर्स हैं कनेक्ट कर दे, वो आपके लोड को मैनेज करेंगे। किस टाइम पे आपने, जैसे फर्ज कीजिए अगर पीक टाइम है, पीक टाइम पे लोड कम करने के लिए ऑटोमेटिकली कौन कौन सी चीजों को स्विच ऑफ कर दिया जाए। ये इंटरनेट ऑफ थिंग की एग्जांपल है। इंटरनेट, इसके वो फायदे बता रहा है आपको। स्मार्ट ग्रिड के जरिए से आप रिलायबल, अभी इंटरनेट ऑफ थिंग के जरिए से गवर्नमेंट भी
किसी एरिया के जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है उसको कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करने के लिए यूज़ किया जाता है। किसी जगह पे अगर लगे कि एकदम से फ्लो ज़्यादा है, जैसे वोल्ट ज़्यादा हो गया, आपको पता है 220 हैं, एकदम से 250 पे चले जाएं, तो फौरी तौर पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ज़रिए से अपने ऑफिस में बैठे बैठे एक पर्सन जो सेंट्रल हेड ऑफिस में, वो पूरे शहर के अंदर जितने भी ग्रिड स्टेशन होंगे उनको इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके वहाँ कंट्रोल कर सकता है। एजुकेशन सेक्टर में बताइए क्या टेक्नोलॉजी का कोई इम्पैक्ट है? क्या इम्पैक्ट है? एक तो पढ़ाने के टूल्स बदल गए, पहले चाक हुआ करते थे, याद है स्कूल के ज़माने में, अब चाक नहीं, अब क्या है, प्रोजेक्टर के ज़रिए से पढ़ाया जाता है, टेस्ट स्मार्ट स्क्रीन्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन एजुकेशन LMS, ठीक है, व्हाट्सएप के ज़रिए से क्वेश्चन आंसर हो रहे हैं टीचर्स के साथ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, टेक्नोलॉजी ने क्या एजुकेशन सेक्टर को भी चेंज किया है। तो ये हम सारा क्या पढ़ रहे हैं, वन बाय वन सारी एग्जाम्पल कि टेक्नोलॉजी ने कैसे डिफरेंट सेक्टर्स को चेंज किया है। थोड़ा सा आपका कॉमन सेंस हो, थोड़ी सी जनरल रीडिंग हो ना, तो ये सेक्टर आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही आपको अंदाज़ा होगा कि टेक्नोलॉजी ने किस बिज़नेस को कैसे इफेक्ट किया है या कर सकती है। लेकिन फिर भी शेयर कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ रीडिंग ज़रूरी है। लेकिन अगर एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में से, क्या कि टेक्नोलॉजी कैसे चेंज कर रही है हमारे बिजनेस को, आप बता सकते हैं सर। रिटेल ई कॉमर्स, ये आपको बताया, आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं मोबाइल के जैसे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नेटफ्लिक्स की एग्जांपल ये भी शेयर हो चुकी है, बैंकिंग, पेमेंट कर सकते हैं आपने अपनी फीस वगैरह। फिर ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट सेट, ऑटोमोबाइल में बता दिया ये इन ड्राइव ऐसे। तो वही कंसेप्ट जो हमने पहले पढ़े हैं प्रीवियस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में उसने क्या बताया, वो कंसेप्ट, वो टूल्स डिफरेंट इंडस्ट्रीज को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं। क्लियर जी। एग्जाम में अगर आपसे पूछे कार ट्रेडिंग में, कार ट्रेडिंग में यूज होती है टेक्नोलॉजी, बिल्कुल। अब पहले हम गाड़ी खरीदनी होती थी, हर इतवार को शोरूम में जाते थे, अब क्या है, पार्क व्हील में जाएं, वहां पे आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी, सारी डिस्क्रिप्शन, कंपैरिजन करना आसान, प्राइस कंपैरिजन और फीचर्स भी। ये थे हमारे टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। क्लियर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में हमने सबसे अहम चीज क्या सीखी भला, डिस्ट्रप्टिव, कि टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर रही है। एग्जाम में फर्स्ट कीजिए, अगर आपसे पूछे किसी भी एक इंडस्ट्री का नाम लेके बताइए टेक्नोलॉजी इस बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर रही है, क्या आप बताने के काबिल हैं? पक्का? ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब है इकोलॉजिकल फैक्टर यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंट की जगह फैक्टर कर दे ताकि इन्वायरमेंट का लफ्ज आपको कंफ्यूज ना करे, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। इकोलॉजिकल फैक्टर हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर हो जाएगा। इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे, पोल्यूशन लेवल, पोल्यूशन लेवल बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, बढ़ेगे तो कैसे, पोल्यूशन लेवल कैसे बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, पोल्यूशन इंक्रीज, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की वायलेशन, रेपुटेशन डैमेज। जय पब्लिक, एक सिर्फ सवाल का जवाब दीजिए, क्या पोल्यूशन हर कंपनी के लिए नेगेटिव है कि किसी के लिए पॉजिटिव भी है? किसके लिए पॉजिटिव? जो जहाँ बिल्कुल जो प्योरीफायर इक्विपमेंट जो वो सेल करते हैं। जैसे कोरोना आपको पता है हर बिजनेस के लिए नुकसान है, कुछ बिजनेस ने फायदा भी उठाया, कमाया भी है, मेडिकल है, टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जूम जो है वो सर से में उसके शेयर की कहीं से कहीं पहुंच गई, क्योंकि लोगों ने जूम के जरिए से अपनी मीटिंग्स वगैरह शिफ्ट होना शुरू हो गए। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग कस्टमर, क्या ये बिजनेस को अफेक्ट करती है? याद है हमने इन्वायरमेंटल अवेयरनेस थी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है ना, जब लोग इन्वायरमेंट प्रेफर कर रहे थे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को, उसे हमने लोगों की प्रेफरेंस चेंज थी टूवर्ड्स, उसे हमने किधर क्लासिफाई किया था, सोशल फैक्टर्स में भी और इन्वायरमेंट फैक्टर में भी। याद है ना, जब लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो रही है, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को पसंद कर रहे हैं, तो सोशल कैंपेन चल रही है जिनकी वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता इको फ्रेंडली प्रोडक्ट अडॉप्ट कर रहे हैं। ये फैक्टर पेस्टल एनालिसिस में कहाँ क्लासिफाई करेंगे आप? सोशल में भी, एनवायरमेंटल में। एक फैक्टर क्या एक से ज्यादा कैटेगरीज में आ सकता है? आ सकता है, लेकिन उसकी जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपने आगे लिखना है वो आपने फैक्टर क्लासिफिकेशन के लिहाज से लिखनी है।
यहाँ पे यही बताया एनवायरमेंट अवेयरनेस। बिजनेस जो है उनको फायदा कब होगा, जब ग्रीन प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे। ग्रीन प्रोडक्ट्स से याद है ग्रीन फाइनेंसिंग एक कंसेप्ट था, सस्टेनेबिलिटी में पढ़ा था, वो क्या था? जो कंपनी सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगी उन्हें लोअर रेट पे लोन मिलेगा। ये ग्रीन फाइनेंसिंग का कंसेप्ट था, यानी इंटरेस्ट रेट को लिंक कर दिया जाता है कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। एक ग्रीन वॉश का कंसेप्ट भी था ग्रीन फाइनेंसिंग के साथ, एग्जैजरेट करना, क्लेम करना कि हम एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो कर रहे हैं हालांकि फॉलो नहीं कर रहे। गुड, शाबाश। तो बिजनेस कैसे गेन कर सकते हैं? बिजनेस ग्रीन प्रोडक्ट्स लॉन्च करके जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, सस्टेनेबिलिटी पैकेजिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करके, और इको फ्रेंडली सर्टिफिकेट हासिल करके। ठीक है, बाज़ औक़ात इको फ्रेंडली अगर आप रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहे हो तो लोग हाई प्राइस भी देने को तैयार है। जैसे अगर आपको ये पता चले बोतल पे लिखा हो कि इस बोतल की सेल से जितने पैसे मिलेंगे उसका एक हिस्सा डोनेशन के तौर पे भी जाएगा, तो आप थोड़े से ज़्यादा प्राइस भी देने को तैयार हो जाते हैं ना, कि चलो ज़्यादा प्राइस डोनेशन में जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बोला था कि 10 रुपये डोनेशन में जाएगी, क्या बोला था? एक हिस्सा डोनेशन में जाएगा। और वो हिस्सा क्या होता है? 0.00 होता नहीं है, वो वेरी करता है, समझा रहा हूँ। तो इस तरह की अगर स्टेटमेंट लिखी हो तो क्या आप एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने के नाते पसंद करते हैं इस तरह की प्रोडक्ट्स को जो इको फ्रेंडली हो, जो सोशल प्रैक्टिसेस को कंप्लाई करते हो? तो आप हाई प्राइस भी देने को तैयार हो जाएंगे। एनवायरमेंटल लॉस इफेक्ट करते हैं बिजनेस को, कैसे? लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी, नहीं पूरी करेंगे फाइन होगा या लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, बिजनेस से आउट हो जाएंगे। ये वो कंसेप्ट है जो आखिरी लाइन थी, याद है? लास्ट लाइन क्या थी? कि कंपेटिटर्स ने CSR एक्टिविटीज को प्रमोट करना शुरू कर दिया। कह रहा है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इनिशिएटिव बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर। कंपेटिटिव होने के लिए नए बिजनेस को भी वही प्रैक्टिसेस फॉलो करनी पड़ेंगी, एटलीस्ट सेम जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ने। जैसे कौन सी प्रैक्टिसेस हो सकती है? एनवायरमेंटल वेस्ट कमेन, CSR इनिशिएटिव, एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग, रिड्यूस वाटर कंजम्पशन वगैरह वगैरह। यानी अगर हमारा कंपेटिटर अच्छा काम कर रहा है तो मजबूरन ही सही हमें भी कम से कम उतना अच्छा काम करना पड़ेगा। स्वाब की नीयत से करें तो अच्छी बात है, लेकिन स्वाब की नीयत से ना भी हो, स्वाब की नीयत तो फिर भी करना तो पड़ेगा, क्यों? वरना कंपेटिटर बिजनेस ले जाएगा। सोशल ग्राउंड के ऊपर अगर हमारी प्रोडक्ट सेम है क्वालिटी, सोशल ग्राउंड्स के ऊपर अगर उसे प्रेफरेंस हासिल है, लोग उसे मोर सोशल या CSR एक्टिविटीज देखते हैं उसको कंप्लाई करते हुए, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, लोग उसको ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स ये बिजनेस को अफेक्ट करते हैं? बताइए कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर? पोल्यूशन लेवल, एनवायरमेंट अवेयरनेस अमंग कस्टमर्स। हेडिंग देख के समझ आ रहा है नीचे क्या लिखा होगा? और हेडिंग मेन कंसेप्ट से रिलेट कर रही है। पहली चीज ये इलॉजिकल तो नहीं लग रही, सारे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। मुझे तो उसमें लीगल फैक्टर भी नजर आ रहा है, वो तो नेक्स्ट कैटेगरी में नहीं होने चाहिए थे लीगल में। एनवायरमेंटल के हेडिंग के अंदर लीगल फैक्टर मुझे तो लगता है मिसक्लासिफाइड है। हाँ, वो लीगल फैक्टर वो वाले हैं जो एनवायरमेंट से रिलेट करते हैं। वो लीगल फैक्टर ये नहीं है कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो लाइसेंस के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स है, बिजनेस एंट्री के लिए हुकूमत की इजाज़त परमिशन लेनी है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदनी है, ट्रांसफर का प्रोसेस क्या होगा, वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है या डी रजिस्टर करनी है, वाइंड अप हो रही है, मॉर्गेज चार्ज क्रिएट करना है, मीटिंग करनी है, फैसले करने हैं, रेजोल्यूशन पास करनी है, ये लीगल रिक्वायरमेंट उससे रिलेटेड नहीं है, वो तो आगे आएंगी। इस कैटेगरी के अंदर जो लीगल रिक्वायरमेंट डिस्कस हुई है वो कौन सी वाली हैं? जो इन्वायरमेंट रिलेटेड है, इसलिए तो इस कैटेगरी के अंदर आई है। क्या वो इररेलेवेंट है? नहीं, इररेलेवेंट नहीं है। ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट जो एनवायरमेंट रिलेटेड हो, क्या एनवायरमेंटल फैक्टर में आ सकती हैं? यस या नो? गुड। लास्ट, लीगल एनवायरमेंट। लीगल एनवायरमेंट में क्या कहता है? भाई जिस जगह बिजनेस करने के लिए जाओ उस जगह का लोकल कल्चर देखो, लीगल कल्चर क्या है, लीगल कल्चर क्या है उस जगह पे,
उसके मुताबिक फैसला करो। पाकिस्तान में हैं आप तो एक 2-2 3-3 काम वाली लगवाई हुई है घर में, सफाई करने के लिए, खाना के लिए, कपड़े धोने के लिए अलग। अब यूएसए चले गए, यूके चले गए, वहां पे ट्रेंड नहीं है घर काम करने का। ऐसा ही है पाकिस्तान में, फर्ज कीजिए कि अगर वो क्लीनिंग सफाई करवाई तो 500 रुपया दे दिया, वो काम वाली खुश होकर दुआएं दे के गई। बाहर गए, सफाई करवाई, उसे को 5000 दिया, उन्होंने कहा किधर सर, कम से कम आपने मुझे $500 देना है। मैंने कहा भाई इतने में तो हम खुद कर लें काम शुरू है। वहाँ पे रेट जा तो क्या लीगल वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स भी हैं। वहाँ पे ये नहीं है कि हर पर्सन कोई भी काम कर ले, वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग है, सर्टिफिकेशन होती है घर में इवन काम करने के लिए, जो क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं इनके लिए। तो जिस मुल्क में भी जाएं वहाँ का कानून पहले से पढ़ें फिर जाएं। ना पाकिस्तान में देखो सर नशे की चीज़ें दाएं बाएं करना मसला ही कोई नहीं था, वो सऊदीया गए हैं, उन्होंने पकड़ लिया और साथ ही सर कलम कर दिया। पता होना चाहिए वहाँ पे किस मुल्क में क्या सज़ा है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये जेल में रखिएगा। तो आप कभी पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, आप में से कई अगर बाहर किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो सबसे अहम काम क्या करना है, उधर जाने से पहले उस जमीन पे कदम, मुल्क में कदम रखने से पहले क्या करना है, उस मुल्क के जो बेसिक लॉज हैं जो आपकी डेली एक्टिविटी से रिलेटेड है उनको जरूर पढ़ के जाना है। क्या अब किसी मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं भी, क्या उस मुल्क के लॉ की स्टडी करना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो लेजिस्लेशन बिजनेस को कैसे इफेक्ट करती है? बिजनेस को ये लोगों के काम करने वाले एम्प्लॉय के राइट्स हैं, कस्टमर के राइट्स हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, टैक्स रिलेटेड लॉज हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। क्लियर? ये उसने जेनेरिक बात ये सिर्फ रीड कर ले, ये काफी है ये वाला पैराग्राफ। अब आगे वो बता रहा है कौन कौन से लॉज है जो बिजनेस पे अप्लाई होते हैं। गैस करें कौन कौन से लॉ? बिजनेस लॉ, जैसे पार्टनरशिप एक्ट, जैसे कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में क्या क्या चीजें होती है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होगी, कैसे चलेगी, फैसले कैसे होंगे, वाइंड अप कैसे होगी, वगैरह वगैरह। पार्टनरशिप लॉ रेलिवेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेलिवेंट है, एम्प्लॉयमेंट लॉज रेलिवेंट है जो हमने नहीं पढ़े, सेल ऑफ गुड्स एक्ट रेलिवेंट है। पार्टनरशिप एक्ट क्या बताता है कि पार्टनरशिप स्टाइल में बिजनेस करना है तो पार्टनर्स के एक दूसरे के साथ, थर्ड पार्टी के साथ क्या राइट्स ड्यूटीज हैं। कंपनी लॉ क्या बताता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, कंपनी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज करती हैं उनके बारे में लॉ क्या कहता है। मीटिंग करवानी है शेयर होल्डर्स की, क्या रूल है, डायरेक्टर्स की मीटिंग करवानी है, क्या रूल है। ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट लॉ से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए एक पर्सन को, यहाँ पे पाकिस्तान में क्या सेठ कल्चर है, क्या मतलब किसी को मैं गया, जब दिल किया, उसने छोटा काम नहीं किया, उसको जॉब से निकाल दिया। दुनिया की बहुत सी कंट्रीज में ऐसे नहीं होता, कहता है बगैर, आपको प्रूव करना पड़ेगा रीजन क्या है। और अगर आपने वैलिड तरीके से फर्ज कीजिए उसको जॉब से निकाला भी तो उसको कंपनसेट करना है 3 महीने के लिए, ताकि वो नेक्स्ट जॉब को ढूंढना है तो प्रॉब्लम ना हो उसको। पाकिस्तान की तरह काम नहीं करना, बस जिस मुल्क में जाना है उस मुल्क के कानून को समझ के उसके तरीके से काम करना है। एम्प्लॉयमेंट लॉज में क्या क्या होता है, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो बहुत से, तकरीबन हर मुल्क में एम्प्लॉयमेंट लॉज वेरी करते हैं। अमूमी तौर पर एम्प्लॉयमेंट लॉ में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें लिखी होती हैं, मिनिमम वेज, आपने एम्प्लॉय को सैलरी कितनी देनी है, कम से कम वर्किंग कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है। अनफेयर डिसमिसल, कहीं ऐसा नहीं खड़े खड़े किसी को जॉब से निकाल दिया। रिडंडेंसी, अगर डाउन साइजिंग की वजह से एम्प्लॉयज को निकालना भी है या डी लेयरिंग की वजह से एम्प्लॉयज को निकालना भी है तो आपने कौन से फैक्टर को कंसीडर करना है। पहले कोशिश करें कि एम्प्लॉय को अगर एक डिपार्टमेंट से निकाल रहे हैं, देखें किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जगह हो तो उधर उसको प्लेस करें। अगर किसी दूसरी फैक्ट्री, दूसरे डिपार्टमेंट में जगह नहीं है फिर आप उसको जॉब से निकालें, लेकिन उसके साथ उसको कंपनसेशन पे करें। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी ऐसा नहीं कि किसी एक, फॉर एग्जांपल यूएसए में बैठे हैं तो उधर हम है तो हम कहे भैया हम तो सारे पाकिस्तानी जो है, अब हमें पोजीशन है, हमने एक पोजीशन को हायर करना, हम सिर्फ पाकिस्तानी कंसीडर करेंगे, इंडियन को कंसीडर ही नहीं करेंगे। भैया ऐसा नहीं है, यहाँ पे चल सकता है ये काम, ऐसा करें। फॉरेन कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन को डिस्करेज करते हैं, आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है कंपनी के खिलाफ। और खास तौर पे डिस्क्रिमिनेशन वैसे बहुत सी तरह की हो सकती है, इसमें सबसे ज्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन प्रोबेबली होती है वो जेंडर बेस्ड होती है। अमूमी तौर पे ये समझा जाता है कि जो फीमेल्स के लिए एक स्पेसिफिक जॉब्स हैं, ठीक है, फीमेल्स के लिए, लेकिन कहते हैं ऐसी बात नहीं है, हर सेक्टर के अंदर फीमेल्स को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका देना चाहिए।
वो इक्वली टैलेंटेड है या इक्वली परफॉर्म करेंगे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत सी बेसिस पे होती है। जब डिस्क्रिमिनेशन जेंडर की बेस पे हो तो इसे क्या कहते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर इक्वालिटी इशू। नेक्स्ट, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं भला, ये मुख्तलिफ तरह के लॉज हैं जो एक बिजनेस में एप्लीकेबल होते हैं। आप जब कभी बिजनेस स्टार्ट करें, इन लॉज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं, वकील नहीं बनना हमने, केसेस नहीं लड़ने, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मेरे पास एप्लीकेशंस आई हैं और मैंने उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है, दूसरों को रिजेक्ट करना है, तो किस बेस पे, फेयर बेसिस होनी चाहिए। मैंने खास तौर पे एम्प्लॉइज को चले रखते हुए तो फिर भी चले आपकी मर्जी चल सकती है, एम्प्लॉइज को जॉब से निकालना है तो वैलिड ग्राउंड्स हो फिर निकाल सकते हैं, वरना नहीं, वरना उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे उसको, एम्प्लॉइज ने केस कर दिया तो। हेल्थ एंड सेफ्टी लॉस, एम्प्लॉयज की सेफ्टी के बारे, भाई ऐसा ना हो पैसे बचाने के लिए मशीन की रिपेयर जो हर 3 महीने बाद करवानी थी 6 महीने हो गए रिपेयर ही नहीं करवाया, एक्सीडेंट हो गया, वर्कर का हाथ आ गया, हाथ कट गया, अब बताइए कसूर किसका है, वर्कर का, मशीन का, एम्प्लॉयर का जिसने टाइमली रिपेयर नहीं करवाई और मशीन खराब हो गई, एम्प्लॉयर का। तो इसलिए हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज जो है मिनिमम नहीं करने। एक दफा कॉलेज में इंस्पेक्शन टीम आ गई, पता नहीं कौन कौन से रेगुलेटर था, कोई ना कोई आ जाता है, आगे इंस्पेक्शन शुरू कर दी, सर वर्किंग कंडीशन कैसी है, हमने कहा अच्छी वर्किंग कंडीशन है, देखें, जाते जाते फिर भी जुर्माना लगा रहे हैं किधर, उन्होंने कहा सर पीने के पानी का मुनासिब इंतजाम नहीं है, उन्होंने कहा भाई कूलर लगा हुआ है और इंतजाम क्या होता है, कह रहे नहीं नहीं सर कूलर लगा हुआ, लेकिन कूलर यहाँ नहीं यहाँ लगा होना चाहिए था। उन्होंने कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो कोई होगा उनका अपना हिसाब किताब कि एम्प्लॉय जहाँ पे बैठता है उसके इतने एरिया के करीब, हमें क्या पता, वो पता ही नहीं, जुर्माना भरना पड़ा भाई। तो ये रेगुलेशंस हर कंट्री में होती है, हर जगह पे होती हैं। पाकिस्तान में आपकी किस्मत है, आप किसी की नज़रों में आ गए तो फिर ना नज़रों में आए तो चलते रहे, कूलर जिधर मर्जी रखे, नज़रों में आ गए जिस दिन तो फिर कूलर उसी जगह रखना पड़ेगा जिधर उन्होंने बोल दिया, चाहे वो आने जाने का रास्ता क्यों ना डिस्टर्ब होता हो। डाटा प्रोटेक्शन लॉज, क्या ये भी लेके कौन से लॉज होते हैं, प्राइवेसी ऑफ डाटा। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर्स का कुछ ना कुछ डाटा, एम्प्लॉइज का कुछ ना कुछ डाटा मेंटेन कर रही है। कॉलेज अपने एम्प्लॉइज का डाटा भी मेंटेन कर रहा है, स्टूडेंट का डाटा भी कैसे कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। क्या कॉलेज का ये फर्ज है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके डाटा को प्रोटेक्ट करे, कहीं मार्केटिंग कंपनी को सेल ना करे कि मार्केटिंग कंपनी हर दूसरे दिन को ईमेल या मैसेज करते रहे, प्रोटेक्शन राइट है बिल्कुल। और अगर इसको वायलेट करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी पे करना पड़ेगी। जब भी बैंकिंग सिस्टम हैक होता है ना बैंक का, तो उसमें दूसरी जो एलिगेशन या वायलेशन जो लगती है सो तो लगती है, डाटा प्राइवेसी लॉस की वायलेशन भी होती है कि आपके पास कॉन्फिडेंशियल डाटा था, आप उसको प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं कर सके कस्टमर के डाटा को। फाइनेंशियल डाटा वैसे ही सेंसिटिव होता है। साइबर लॉस, इंटरनेट से रिलेटेड, इंटरनेट का यूज मिस यूज नहीं करना है इंटरनेट को। इंटरनेट पे जब कभी आप किसी को, ये मुझे बताइए, किसी को पहले चाकू दिखा देना ये जुर्म था, किसी को फेस टू फेस आके मुक्का दिखाना, उसको धमकी देना, ये क्या इसका सिर्फ मैसेज कर देना धमकी वाला, क्या ये भी साइबर क्राइम है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो ये साइबर लॉस क्या है, साइबर लॉस किससे रिलेट करते हैं, क्राइम ओवर इंटरनेट। साइबर क्राइम क्या है, क्राइम ओवर इंटरनेट। और साइबर लॉस क्या है, इंटरनेट के क्राइम को रोकने के लिए। कंपटीशन लॉस के, कंपटीशन लॉस कौन से, जो मार्केट में फेयर कंपटीशन को इनकरेज करते हैं। एक बहुत ये सिर्फ इसकी अंडरस्टैंडिंग की एग्जांपल आपको दे रहा हूं। दो बड़ी कंपनी थी यूएसए की, उन्होंने मर्जर का एग्रीमेंट कर लिया। अब देखिए, जिसने बेचना है वो राजी, जिसने खरीदना है वो राजी। उनके रेगुलेटर ने आके उनकी एग्रीड डील को कैंसिल कर दिया। उनका अगर ये दो बड़ी कंपनीज है, अगर ये एक बन गई तो मार्केट में फेयर कंपटीशन नहीं होगा, ये मोनोपोली बन जाएगी। एक्वायरर कंपनी क्या हो जाएगी, किसी हद तक मोनोपोली बन जाएगी मार्केट में, इससे फेयर कंपटीशन रिड्यूस होगा, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। एग्रीड डील दोनों की खत्म कर दी गई, हालांकि बेचने वाला भी राजी, खरीदने वाला भी राजी। तो ये कंपटीशन लॉस है। मोनोपोली से रिलेटेड लॉस क्या इंश्योर करते हैं कि मार्केट में कोई कंपनी मोनोपोलिस्टिक पोजीशन में ना आए। एंटी कोल्यूजन रेगुलेशन का मतलब क्या है कि अलग अलग हैं कंपनीज, मिल के कोई इस तरह का कार्टल ना बना ले कि हम अपने कस्टमर को मिनिमम इतनी प्राइस चार्ज करेंगे, ये कोल्यूजन कहलाता है। प्राइस कंट्रोल,
कि बहुत सी प्रोडक्ट्स की प्राइस आपने, हालांकि प्रोडक्ट आपकी है, बनाई आपने है, प्राइस आप डिसाइड नहीं करेंगे, कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। सुबह सुबह आप बेकरी चले जाए, किसी डिपार्टमेंटल स्टोर चले जाए, वहां पे प्राइस लिस्ट बने डीसी की तरफ से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस भी है कोई। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस क्या है? आपने अक्सर अखबार में शायद कभी सुनी हो, सारिफ अदालत ने यानी कंज्यूमर कोर्ट ने और शादी वाले दिन जोड़ा टाइम पे या सही सब ना देने की वजह से दर्जी को 5 लाख रुपए जुर्माना अदा करने का हुक्म। इस तरह की खबर कभी आपने सुनी है? नहीं सुनी। कंज्यूमर कोर्ट है, आपने कहीं पे कोई चीज खरीदी, आपको वो चीज एग्री टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक नहीं मिली, आपका राइट है कंज्यूमर कोर्ट्स में जाएं, इनवाइस दें, एविडेंस दें कि आपने इस दुकान से ये चीज खरीदी और ये चीज खराब थी, फौरी तौर पे ना सिर्फ ये कि रिप्लेस किया जाएगा बल्कि आपको खर्च भी अदा किया जाएगा जो भी हुआ है। तो एक्चुअली ये काम करना नहीं है आपने, लेकिन आप दूसरे पर्सन को, जो सेलर है, उसको बाज़ का थोड़ा ना रियलाइज करवा सकते हैं कि सर कंज्यूमर कोर्ट की ऑप्शन भी है, वहां पे भी जा सकते हैं। तो अगला बंदा ऊपर ऊपर से ये कहेगा जाओ जाओ मैं देख लूंगा, अंदर से उसे अंदाजा हो जाता है कि ये मामला गड़बड़ हो सकता है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है बार्गेनिंग डिसीजन में। बहरहाल, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशंस क्या इंश्योर करते हैं कि टाइटल ठीक हो, यानी जिस बंदे ने आपको चीज बेची है वो उसका टाइटल, उससे चोरी की चीज ना बेची हो। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड ठीक है, क्वालिटी ठीक है, यानी जिस क्वालिटी जिस डिस्क्रिप्शन की चीजें वादा की गई थी, जो कलर था, जो क्वालिटी थी, ए ग्रेड क्वालिटी, बी ग्रेड क्वालिटी, वही कलर वही क्वालिटी की चीजें मिले। ये ना ब्लैक बोला था ग्रे बेच दे, ग्रे बोला था ब्लैक बेच दे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन है। कंज्यूमर के राइट्स क्या हैं आपको पता ना चाहिए, चाहे आप सेलर हैं फिर भी, कि कंज्यूमर आपके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता। कॉपीराइट, पेटेंट्स और लाइसेंस, ये क्या होते हैं? कॉपीराइट, कॉपीराइट है आर्ट वर्क को रजिस्टर करवाना। कॉपीराइट जैसे म्यूजिक, राइटिंग, आर्ट वर्क। जब आप किसी चीज को कॉपीराइट करवा लेते हैं, कॉपीराइट करवा लेते हैं, तो उसके बाद सिर्फ आप उसको यूज कर सकते हैं। पेटेंट भी इसी तरह, लेकिन पेटेंट है बेसिकली आप कोई चीज इन्वेंट करते हैं। जैसे यूं समझिए, अगर मैं कोई आर्ट वर्क क्रिएट किया कि म्यूजिक, कोई बुक, म्यूजिक हो गया, बुक हो गया, और इस तरह की चीज क्रिएशन, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऊपर फोकस है इसका, तो मैं ये चाहता हूं कि अब ये जो म्यूजिक है मेरा, फॉर एग्जांपल सॉन्ग है, कोई और इस टोन को कॉपी ना करे, तो मैं क्या करवाऊंगा? राइट। अगर मैंने कोई फार्मूला बना लिया, कैंसर के इलाज का तरीकाकार, मेडिसिन, कोरोना वायरस के इलाज की मेडिसिन, कोई इनोवेशन प्रोडक्ट, भाई बल्ब ऐसा मैंने बनाया, मैंने ऐसी मोटर बनाई है जो कि पानी से चलेगी, अब ये आर्ट वर्क नहीं है, इसको भी मैं रजिस्टर करवाना चाहता हूं, क्या इस फार्मूला को रजिस्टर करवा सकता हूं? कोक बनाने का फार्मूला, कोक से मिलती जुलती कोक, कोक से मिलती जुलती कोक बनाने का फार्मूला, क्या मैं नेक्स्ट, तो क्या मैं उसको रजिस्टर करवा सकता हूं? अब ये आर्ट वर्क नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग कोई ना कोई इन्वेंशन है। इसके लिए पेटेंट का वर्ड यूज किया जाता है। कॉपीराइट और पेटेंट समझ आ गए? कॉपीराइट आर्ट वर्क के लिए, पेटेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, कोई चीज आप इजाद करते हैं, फॉर्मूला इजाद कर दिया। कॉपीराइट और पेटेंट आपको एक्सक्लूसिव राइट देंगे कि सिर्फ आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने किसी को, जैसे मैंने कॉपीराइट करवा लिया एक प्रोसेस, अब मैं अगर इन भाई को भी इजाजत देना चाहता हूं कि आप ये काम कर लें, तो फिर मैं क्या करूंगा? इनको लाइसेंस दे। चाइना में जिसने कोरोना वैक्सीन इजाद की होगी, उस कंपनी ने, बताइए पहले क्या किया होगा, कॉपीराइट या पेटेंट? पेटेंट। उसके बाद पाकिस्तान की कंपनीज को फार्मूला बता के लाइसेंस दिया होगा। डन जी। माइकल जैक्सन जिंदा होता, अपनी एल्बम रिलीज करता, तो क्या करवाता? कॉपीराइट। ओके ओके ओके। बैंकिंग, इंश्योरेंस, अदर लॉज भी होते हैं, बिल्कुल बैंकिंग लॉज भी है। बैंकिंग बिजनेस करना चाहते हैं, बैंकिंग लॉज को कंप्लाई करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग लॉज, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस, लीगल एनवायरनमेंट एंड, पहले एक रैंकिंग हुआ करती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, अब ये सारा खत्म हो गया, सारा खत्म, सारा खत्म, सर। लास्ट कंसेप्ट,
कि क्या कोई इंटरनेशनली इस तरह की रैंकिंग होनी चाहिए जिससे पता चले किस मुल्क का जो लीगल सिस्टम है वो बिजनेस फ्रेंडली है? होने चाहिए, है। ये जो रैंकिंग है इसका नाम दिया गया है वर्ल्ड बैंक्स बिजनेस रेडी रैंकिंग। बिजनेस रेडी से मुराद क्या है भाई? वो कौन कौन सी जगह हैं जो बिजनेस के लिए बिल्कुल तैयार है, वहां जाएं और बिजनेस शुरू करें, फ्रेंडली हैं, यानी वहां की रेगुलेशन भी फ्रेंडली। अच्छा बताइए, कौन सी लीगल रेगुलेशन आप बिजनेस फ्रेंडली कंसीडर करेंगे? जिसमें न्यू कंपनी बनाना आसान हो या मुश्किल हो? जिसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो है वो आसान हो या मुश्किल हो? आसान हो। लोन लेना देना आसान हो। अगर कंपनी वाइंड अप हो गई, वाइंड प्रोसेस इजी हो। कौन कौन सी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लॉ ने इन एक्टिविटीज को आसान करार दिया हो, प्रोटेक्ट किया हो? जैसे बिजली यूटिलिटी कलेक्शन लेना। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, उसने ये 10 टॉपिक बनाए, 10 टॉपिक, और कहा जिन मुल्कों में लीगल सिस्टम इन सारी एक्टिविटीज को सिंप्लीफाई करके रखता है, इन सारी एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, वो मुल्क बिजनेस करने के लिए गुड है। तो एक लिस्ट बनाई वर्ल्ड बैंक ने, बिजनेस रेडी लिस्ट। बिजनेस रेडी लिस्ट में हर कंट्री को, फिलहाल उन्होंने 50 कंट्री पे एक्सरसाइज किया। ये 2004 में शुरू हुआ था। पहले पुराना सिस्टम होता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो खत्म कर दिया। उसमें 190 के करीब उस प्रोजेक्ट में, पुराने प्रोजेक्ट में कंट्रीज कवर होती थी। अब क्या कर रहे हैं, 50 कंट्रीज को उन्होंने डाटा लिया, उसको इवैल्यूएट किया। किस बेसिस के ऊपर? अब जिसके मार्क्स सबसे ज्यादा थे, यानी मोस्ट सूटेबल कंपनी फॉर डूइंग बिजनेस, वो नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर 2, नंबर 3। उसने हमें ये नहीं बताया कि नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है, 2 पे कौन सी कंपनी है, 3 पे कौन सी कंपनी है। वो आप नेट पे जाएं तो आप सर्च कर लेंगे। लेकिन उसने हमें क्राइटेरिया बता दिया कि वो क्राइटेरिया जिसकी बेस पे ये रैंकिंग होती है, वो क्राइटेरिया क्या है? बिजनेस एंट्री, क्या बिजनेस स्टार्ट करना आसान है? बिजनेस लोकेशन ढूंढना, अपने नाम पे उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवाना इजी है? यूटिलिटी सर्विसेज, पानी बिजली गैस का कनेक्शन लेना आसान है या मुश्किल है, या रिश्वत देनी पड़ेगी? लेबर रेगुलेशंस, क्या लेबर रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं जो लेबर को प्रोटेक्ट करती हो? फाइनेंशियल सर्विसेज हासिल करना, बैंकिंग सर्विस, अकाउंट खुलवाना, लोन लेना, ये सारा प्रोसेस सिंप्लीफाइड है या कम्प्लेक्स है? इंटरनेशनल ट्रेड की इजाजत है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हैं? टैक्सेशन लॉ सिंप्लीफाइड है कि कम्प्लेक्स है जो समझ नहीं आते? डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर झगड़ा हो गया कि फैसला क्या साल बाद होगा, नस्ल दर नस्ल के बाद होगा फैसला, या 30 दिन के अंदर फैसला हो जाएगा? मार्केट कंपटीशन, फेयर कंपटीशन श्योर किया जाएगा कि मोनोपोली को प्रोटेक्ट किया जाता है? बिजनेस इंसॉल्वेंसी, अगर बिजनेस खत्म हो जाता है कल को, तो जैसे आने का प्रोसेस आसान होना चाहिए, वैसे ही जाने का प्रोसेस भी आसान होना चाहिए। सारे क्राइटेरिया, क्या सारा क्राइटेरिया आपको लगता है गुड क्राइटेरिया है? इसकी बेस पर उन्होंने बिजनेस को इवैल्यूएट किया। अब जरा चलें, चलते चलते एक्सरसाइज कर लेते हैं एंड वे। जरा गूगल पे सर्च करें बी रेडी लिस्ट बाय वर्ल्ड बैंक, लिखे बी रेडी लिस्ट बाय वर्ल्ड बैंक, और मुझे बताइए नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? कौन सी कंट्री? 1 2 3, यानी ये वो कंट्रीज होगी जो बिजनेस करने के लिए बेहतरीन, जिनमें ये सारी चीजें फेवरेबल हैं। राइट, बी रेडी, बी क्या रेडी, और लिस्ट बाय वर्ल्ड बैंक। सर्च कर रहे हैं कोई? कोई सर्च किया, कोई लिस्ट आई कि नहीं सर्च हो रहा? आपके नेट शेट के मसले मसाइल जो, हाँ जी, शुरू हो जाने। रहने दें। सिंगापुर, कोरिया, ये सिंगापुर समझ आता है, रैंक्ड फर्स्ट ग्लोबली। कोरिया भी चलो समझ आ गया है। एस्टोनिया क्या चीज, इसका तो कभी नाम ही नहीं सुना। एस्टोनिया ये क्या है? अब कंट्री का नाम है तो मुझे पता चल गया है। इसमें क्या हाल, ये तो कभी सुना नहीं कभी, मतलब इतना फेमस, ये नहीं मैं कह रहा कि सुना ही नहीं कभी, मैं ये कह रहा हूँ कि बिजनेस में मैंने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं सुनी कभी। अमेरिका किधर है? अमेरिका नहीं है, मैं तो समझ रहा था शायद अमेरिका होगा पहले नंबर पे। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया नहीं है। चलिए जी, ये लिस्ट है, चलिए ये तो समझ आ गई ना, लिस्ट है। अच्छा, अब उन्होंने 101 एक्सपेंड कर दिया। किताब में लिखा हुआ जिस वक्त किताब पब्लिश हुई उस वक्त 50 की लिस्ट, उन्होंने 50 की रिसर्च कंप्लीट की थी, अब उन्होंने 101 की लिस्ट कर दी है।
पाकिस्तान मैं श्योर हूँ 101 की लिस्ट में पाकिस्तान नहीं आएगा। पाकिस्तान आएगा जब वो 200 की लिस्ट बनाएंगे ना, तो कोई 194 95 पे आएगा पाकिस्तान। लीजिए 204 में है। हाँ, 100 200 की लिस्ट बनाएंगे और 204वें नंबर पे पाकिस्तान। चलिए, ये था हमारा लीगल फैक्टर। क्लियर जी? ये लास्ट लेक्चर, इसके साथ ही हमारा ऑफिशियली सिलेबस भी कंप्लीट हो गया। मुझे बताइए पहला सवाल, क्या हमने हमारे सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं सारे कंप्लीट कर लिए? देखे कोई रह तो नहीं गया? नहीं रह गया? ओके। दूसरा सवाल, क्या हर चैप्टर के जितने भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है सारे कंप्लीट कर लिए? कोई रह तो नहीं गया? वो यील्ड कर्व रह तो गया था एक। अच्छा हाँ, लेक्चर, शाबाश, याद है ना आपको? ओके। वॉल्यूम 2 में क्या जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने सारे नहीं करवाए, ये मुझे भी पता है। क्या लगभग 50% के करीब वॉल्यूम 2 के क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए क्लास में? मोर देन 70%। टिक लगाए हुए आपने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या आप कॉन्फिडेंट किसी भी, अब मैं आखिरी सवाल पूछने लगा जिससे पता चलेगा कि क्या हम अब एग्जाम लेवल के लिए तैयार है कि नहीं। अगर कल पेपर होता है फॉर एग्जाम्पल, क्या किसी भी टॉपिक के कोई भी केस स्टडी मैनेजरियल में से या फाइनेंस वाले पोर्शन में से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए, क्या आप लगभग 80% के करीब, लगभग आज ही इसी वक्त अटेम्प्ट करने के काबिल हैं कि नहीं? कितने स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करने के का वो समझते हैं 80% के करीब कोई अटेम्प्ट कर लेंगे? 70, चले 70 कर ले। कितने परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि सर आज हमें बगैर रिवीजन के इसी वक्त कोई भी क्वेश्चन दे दें रैंडमली, हम लगभग 70% के करीब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस कितने स्टूडेंट्स में है? शाबाश, लगभग सब में है, आप में नहीं है। कोई बात नहीं, आप विटामिन डी की गोलियां खाया। नहीं, कॉन्फिडेंस है, शाबाश। ओके सर, एक दिन की रिवीजन मिल जाए ना फिर कॉन्फिडेंस आ जाए, कोई बात नहीं। अच्छा, और अगर एक महीने में, अब अगली स्टेटमेंट सुने, कितने स्टूडेंट्स ये फील करते हैं कि अगले एक महीने में रिवीजन करने के बाद वो इस काबिल हो जाएंगे आई कैप किसी भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन दे दे उसे लगभग 90% के करीब, 100% कभी भी नहीं होगा ना ही 100% टारगेट रखना है, 90% के करीब एक महीने में रिवीजन करके 90% तक किसी भी क्वेश्चन टॉपिक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। शाबाश, कितने स्टूडेंट? अब सब में? शाबाश, गुड, बस ये ठीक है, एक भाई नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी, आप 70-80% भी कर 70-80% तो कर लेंगे ना, बट ठीक है। अब करना क्या आपने, देखे सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया, आपने लेकिन कोशिश करनी है प्रैक्टिस डेली करें, और कोशिश ये करनी है ऐसा ना हो कि आप ये कहें सर हमने एक दिन में एक चैप्टर, दूसरे दिन में दूसरा चैप्टर, नहीं, एक दिन में मल्टीपल चैप्टर्स की प्रैक्टिस करनी है। याद रखें, हर रोज आपने कम अज कम, हर रोज कम अज कम एक क्वेश्चन फाइनेंशियल पोर्शन में से बड़ा एक, या छोटे हैं तो मॉडरेट है तो 2, इसी तरह मैनेजरियल पोर्शन में बड़ी केस स्टडी है तो 1, और अगर मॉडरेट केस स्टडीज है तो 2। हर रोज इनकी रिटन प्रैक्टिस लाजमी करनी है। फिर से क्या कहा, कम अज कम फाइनेंस में से एक पोर्शन बड़ा क्वेश्चन, मैनेजरियल पोर्शन में से बड़ा क्वेश्चन केस स्टडी, इनकी रिटन प्रैक्टिस डेली, ये मिनिमम प्रैक्टिस है आपकी। बाकी रीडिंग भी करते रहिएगा, ठीक है। यानी फर्ज कीजिए आपका प्लान कुछ इस तरह का होना चाहिए, हर रोज मैंने एक चैप्टर तैयार करना है, रिवाइज करना है, क्वेश्चन करना है मैनेजरियल का, और एक चैप्टर जो है वो फाइनेंस का। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको क्योंकि आपने साथ साथ पढ़ा हुआ है, तैयार किया हुआ है, ठीक है। ये करना है और ये कोशिश करें एक सिटिंग में करें ताकि एक ही सिटिंग के अंदर आपको मैनेजरियल और फाइनेंशियल दोनों को अटेम्प्ट करने की आदत पड़े। एग्जाम में यही चलेगा ना, ठीक है। तो ये आपने इसको फॉलो करना, और इसके बाद जब ये कर लें, क्योंकि हर रोज़ आपको लगभग मेरा ख्याल है 4 घंटे तो उसको ज़रूर देने चाहिए BIA को। ऑन एवरेज एक बच्चे ने 3 पेपर लिए होते हैं, और छुट्टियों में एक बच्चे के पास जो अब आपकी ने ऑन एवरेज लगभग कोई 15 से 16 घंटे होते हैं। 15 से 16 घंटे इस महीने में नहीं पढ़ना तो कब पढ़ना है? 15 से 16 घंटे होते हैं। इवन अगर कम भी है तो आपने ये इंश्योर करना है वो किसी नॉन प्रोडक्टिव टाइम में ना लगे।
फर्ज करिए अगर आपको नींद ज़्यादा आती है, आप कहते हैं नहीं सर जी मैंने तो 8 घंटे सोना है, फिर उसके बाद नमाज वगैरह का टाइम वो निकाल के मेरे पास 14 घंटे या 12 घंटे बचेंगे इवन। जितना भी टाइम बचता है, एक चीज़ ये इंश्योर करना है इस महीने में टाइम वेस्ट नहीं करना। दूसरी चीज़, जितना भी अवेलेबल टाइम है 12 से लेके 15 घंटे के दरमियान में जितना भी टाइम आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, उसमें आपने उसको एलोकेट करना है। सब्जेक्ट्स के दरमियान में 3 सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, 3 में, इसमें BIA में मेरा ख्याल अगर आप 4 घंटे इसको दे देते हैं ना, इनफ है। 1.5-2 घंटे में आपने रिटर्न केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करनी होगी, बल्कि वो 1 घंटे में हो जाएगी। थोड़ा सा उससे पहले आपने बताया 10-15 मिनट चैप्टर को रिवाइज करना होगा शायद, वो भी मिला के मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर चैप्टर की रिवीजन और एक-एक केस स्टडी, एक-एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करके बाकी 2 घंटे में आपने रीडिंग करनी है, यानी दूसरे क्वेश्चन को सिर्फ रीड करना है। प्रैक्टिस सिर्फ एक क्वेश्चन की भी 1 दिन में कर ले, एक फाइनेंशियल, एक मैनेजरियल काफ़ी है। बाकी फिर आपने रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करनी, क्योंकि रिटर्न प्रैक्टिस में है तो मोर एफिशिएंट इफेक्टिव, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। उससे बेहतर है कि एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रिटर्न फॉर्म में केस स्टडी करने से बेहतर है एक रिटर्न फॉर्म में करें और 2 की रीडिंग कर लें, 2 की रीडिंग कर लें। तो इस तरीके से करना है आपने। बहुत ज़्यादा रिटर्न प्रैक्टिस इस आखिरी महीने में नहीं करनी ज़रूर है, लेकिन कम प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा वर्बल रिवाइज करने की कोशिश करनी है। मैनेजेरियल में, फाइनेंस में कोशिश करें, आपको होता है पूरा क्वेश्चन जो है। फाइनेंस में आपने क्या करना है, फाइनेंस में अब ज़ुबानी कलामी तो फाइनेंस में क्वेश्चन नहीं ना हो सकता, वैसे ज़ुबानी कलामी भी हो जाता है भाई, ये एडजस्टमेंट इसके इधर जाएगा, ये इसके इधर जाएगा, लेकिन फाइनेंस में आपने कोशिश करनी है आप क्वेश्चन को मार्क कर लें कि इस चैप्टर के अंदर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन ये हैं, उनको प्रैक्टिस कर लें, काफ़ी है। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको पता है वो एक जैसे क्वेश्चन 3-4 दफ़ा रिपीट हुए हैं, जिसमें लगभग वो एक ही होता है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर देता है, वो कहता है न्यू ऑप्शन ये है, बताओ क्या करना है। तो इस तरह ना थोड़ा सा शार्प स्टडी करके एवेल्युएट कर लें कौन से वाले कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है। हर चैप्टर में 4-5 कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन मार्क कर लें, उनको रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट कर लें, बाकियों को आप रीड कर लें। ठीक है, ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बाकी ज़ाहिर स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि आपने किस तरीके से रिवाइज करना है। क्लियर जी। दरमियान में हमारा मॉक भी होगा, वो ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। और फिर कुछ एक आधी क्लास भी हम रखेंगे जिसमें ख़ास तौर पे लेटेस्ट पेपर वाली क्लास होगी। वो अटेंड से मुराद ये कॉलेज आना ज़रूरी नहीं है, बल्कि मैं अब ये चाहूँगा कि आप कॉलेज ना आए। वो जो अगर एक्स्ट्रा क्लास हो, करीबी अगर है आपका घर तो तब आ जाएँ, वरना घर बैठे यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हो जाएगा, उसमें देखिए। ये आखिरी महीने में आपका वक्त बहुत ही कीमती है, इवन इसको कॉलेज आके भी ज़ाया करने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर जिनका हॉस्टल में है, करीब हॉस्टल है, हॉस्टल में पढ़ने का एनवायरनमेंट नहीं है, वो लाइब्रेरी में आ जाए। लेकिन बाकी अगर आपका जो भी घर में अच्छा, अगर आपको अवेलेबल है रिसोर्सेज, अलग से सेटअप है जिसमें आप बगैर डिस्टर्बेंस में पढ़ सकते हैं, तो कोशिश करिए अगला 1 महीना ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही वक्त गुजारें। ये कुर्बानी है 1 महीने की, लेकिन इस 1 महीने पे आपकी असल में 6 महीनों की मेहनत जो है कैपिटलाइज होनी है। क्लियर जी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। रिवीजन, हाँ जी बिल्कुल, रिवीजन प्लान मिलेगा। वो आज थोड़ा फ्री हुआ हूँ, आज से मैं आप लोगों के रिवीजन प्लान बनाना शुरू कर दूंगा और आपके साथ सब्जेक्ट वाइज शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। रिवीजन प्लान मॉक की डेट से पहले तक बन तो सकता है, लेकिन वो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए फॉलो करना मुश्किल होगा। असल हमारा रिवीजन प्लान का मकसद मॉक नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा। हो सकता है आपके मॉक वाले दिन भी कोई ना कोई रिवीजन प्लान में चीज़ आ रही हो, तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं डेट्स को। हमने कोई 3-4 दिन का मार्जिन रखेंगे कि आप इस रिवीजन के दरमियान में अगर 3-4 दिन कोई गैप का आ भी जाए तो आप उसको एडजस्ट करके आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन हम उसे बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते, वो फिर प्रैक्टिकेबल नहीं रहता, फिजिबल नहीं रहता। एक बच्चे को मैं तो लिख दूंगा भैया 4 चैप्टर रिवाइज करने हैं, 6 चैप्टर रिवाइज, मैंने लिखने में क्या है, 4 का 6 करना है मैंने। लेकिन उसको प्रैक्टिकली देखना पड़ता है, क्या ये चैप्टर छोटे छोटे हैं? अगर छोटे छोटे हैं फिर तो मैं 2 चैप्टर 1 दिन में कर सकता हूँ। अगर बड़े चैप्टर्स हैं तो मुझे 1 दिन में 1 चैप्टर ही रखना है, 2 चैप्टर भी बच्चा रिवाइज नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो रिवीजन का जो असल पर्पस है वो मॉक नहीं है, वो क्या है, आई कैप का एग्जाम। उसको पेपर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आ जाए तो एक चीज़ तो ये है कि आपने इसे कोई ये नहीं समझना आपके साथ कोई बड़ा जुल्म हो गया। हमारे ज़माने में कंसेक्टिव पेपर होते थे और तब भी पेपर पास करते थे, पेपर तब भी मुश्किल होते थे, मतलब इतने नहीं, लेकिन तब रिसोर्सेज भी नहीं होते थे। यानी समझ लें हमारे लिए प्रॉब्लम ऐसा ही था, पहले भी लोग पास होते थे। बल्कि मेरा एक दफ़ा पेपर था, मुझे जब मैं सीए में आया तो मुझे तकरीबन जिन लोगों से 2-3 लोगों से मशवरा किया, उन्होंने यही कहा था सीए नहीं होना, तो तुम सीए के साथ ना कोई ग्रेजुएशन वगैरह कर लो। तो मैं सीए के साथ बीकॉम भी स्टार्ट कर दिया।
तो ऐसा भी दिन आया है कि 27 घंटे के अंदर 3 पेपर थे मेरे। सुबह 9 से 12 ICAP का एक पेपर, फिर उसके बाद 2 से 5 पंजाब यूनिवर्सिटी में पेपर था बीकॉम का, पता नहीं कोई काउंटिंग कॉस्ट काउंटिंग का था शायद, और फिर अगले दिन फिर 9 से 12 ICAP का पेपर था। एक दिन में 2 पेपर थे। अब पेपर तैयार करना दूर की बात है, पेपर देना ही मुश्किल होता था। मतलब मैं जब उधर आया सेंटर में पंजाब यूनिवर्सिटी, तो मुझे देख के मेरे दोस्त कहने लगे तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ क्या? यार तुम्हारी हालत बड़ी ख़राब है। मैं कहा हालत छोड़ो, मुझे बस पेपर देने थे, बड़ी ज़ोर से पेपर आया हुआ है, निकाल दूँ जो कुछ जेहन में आया बस एकदम। तो वो होता है, ये नेचुरल, ये करना पड़ रहा है, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसे कहें कि आपके पेपर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होगी, नहीं ऐसा। आप थोड़ा सा मैनेज करना है आपने। अब कैसे मैनेज करना है? अब आपने जो रिवीजन आखिरी दिन के लिए रखी है वो पहले से कर लेनी है बैलेंस करके। यानी जो तीसरे दिन वाला पेपर है उसकी रिवीजन आप हफ्ता पहले कर लें आखिरी दिन, और जो दूसरे दिन वाला पेपर है उसकी 3-4 दिन पहले कर लें, और आखिरी वाला पेपर की फीस को रिवीजन स्टार्ट कर दें। थोड़ा सा यानी चीज़ों को पहले से रिवाइज करके रख लें। इतना आपने ज़हन में रखना है कि तीसरे और दूसरे नंबर वाले पेपर को आपने इस लेवल पे लेके आना है कि आखिरी दिन 6 से 7 घंटे का टाइम लगा के पूरा पेपर रिवाइज कर सकें। ये टारगेट होना चाहिए, हो जाता है। और याद रखें, हर चैप्टर रिवाइज नहीं होता, हर कंसेप्ट आखिरी दिन रिवाइज नहीं होता, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं अगर साथ साथ पढ़ी हो ना तो उधर जाके जहन में आ जाती हैं, जाके जहन में आ जाती है। ऐसा प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि, यानी ये रूल नहीं है कि अगर कोई टॉपिक आपने आखिरी दिन रिवाइज नहीं किया ना और उसका क्वेश्चन आ गया तो आप उसको अटैम्प्ट ही नहीं कर सकेंगे, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है, कुछ चीज़ें जो है वो जहन में नहीं आती, लेकिन मोर देन 70% के करीब लेक्चर जहन में आ जाती है वो चीज़ें। आप जब एक दफ़ा पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर अटैम्प्ट करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, एक एक क्वेश्चन करके, पूरा पेपर नहीं करते। यानी आप अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं तो आपको नहीं पता क्वेश्चन नंबर 4 क्या आएगा, ऐसा नहीं। हाँ, रिक्वायरमेंट पढ़, मैं यही कह रही, रिक्वायरमेंट पढ़ ले, क्योंकि पता क्या, आपके माइंड को कम से कम ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक टेस्ट हुआ है। आपका माइंड ना उसी वक्त फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर देता है, उसके कंसेप्ट को सोचना शुरू करता है, उसे टाइम मिल जाता है। तो ये कर लीजिएगा, कम से कम जो टॉपिक है रिक्वायरमेंट पढ़ लें ताकि आपको ये पता चल जाए कि पूरा क्वेश्चन ना पढ़े, रिक्वायरमेंट पढ़ लें ताकि आपका माइंड उस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट को रिफ्रेश करना शुरू कर दे। आपके साथ अक्सर आपने ये फेस किया होगा, मेरे साथ भी तो ऐसे होता था कि पहली दफ़ा क्वेश्चन पढ़ा ना, कुछ कंसेप्ट जहन में नहीं आते थे, फिर उसके बाद जाके पेपर के आधे घंटे 1.5 घंटे बाद ना कंसेप्ट जहन में आ जाता था। वो माइंड, आप हालांकि हम क्वेश्चन दूसरा कर रहे होते छठा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट आ जाता था। वो क्योंकि माइंड ना, हमें पता नहीं चलता, सब कॉन्शियस लेवल पे माइंड उसकी प्रोसेसिंग सारे कंसेप्ट ही कर रहा होता है। तो इसीलिए पहले एक दफ़ा रिक्वायरमेंट पढ़ लें, अपने माइंड को टाइम दें, वो भूली हुई चीज़ होगी उसको रिफ्रेश कर लेगा। ठीक है, कोशिश करें आखिरी दिन में सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। नहीं भी हो पाते कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, आखिरी फ्रेश होना ज़रूरी है, फ्रेश माइंड के साथ आपने 5-6 घंटे कम से कम नींद लाजमी लेनी है, लाजमी, वरना आपको चीज़ें सामने समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, ऐसे होता है। बाज़ का आपको तो पता नहीं एहसास हुआ का नहीं एहसास हुआ का, सेशन के दौरान में सम टाइम कभी कभी ऐसा होता है, काम करते करते देर हो जाए, रात के 2:30-3 बज जाएँ, तो सुबह आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो कभी कभी आके ना थोड़ी देर बाद अचानक ऐसे झटका लगा, मैं सोच रहा होता मैंने अभी क्या बोला, वो अल्फाज जो अपने मुंह से निकले होते हैं लेकिन पता नहीं होता ही मुंह से, उस वक्त हम सोच रहे होते हैं कि गलत लफ्ज़ तो नहीं निकल गया मुंह से। तो क्या, किस वजह से? नींद पूरी नहीं होती। तो ऐसा ना हो कि एग्जाम में आप लिख रहे हैं और आपको खुद ना पता हो क्या लिख रहे हैं। नींद पूरी लाजमी कीजिएगा, ये अहम है, ये आपकी याशी नहीं है, ये आपकी उस दिन की ज़रूरत है। ठीक है जी, बाकी इतने ध्यान दिए हैं, कुछ तजर्बा आपका भी होगा अपना अपना, ठीक है, तो उसके मुताबिक फॉलो कीजिए। और कोई क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर पे यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जब प्रैक्टिस सेशन होगा हमारा कोई क्लास, तो इंशाल्लाह ग्रुप में हम अनाउंसमेंट कर देंगे। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।